सोच रही हूँ कितने बेस्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, मतलब कितने अमेजिंग नोट्स बनाए हैं मैंने। क्लाउड कंप्यूटिंग के इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए कि आप एक बार ना देखते रह जाओगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स सब इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं ना, थोड़ा रिवीजन वाली वे में कराऊंगी, ठीक है एक बार। तो अगर आपको इसके डिटेल वीडियो चाहिए होगी, अगर आपको पसंद आता है तो डिटेल वीडियो के लिए आप इस वीडियो पे 3K लाइक्स कंप्लीट कर देना, मैं इसकी हर यूनिट की डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ना सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जो हम किस पे यूज करते हैं, इंटरनेट पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, हमारी ऑन डिमांड सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के मैं जब चाहूं अपने डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी चाहूं उतनी ही क्लाउड सर्विसेज को क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गूगल फोटोज होते हैं, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्टोरेज पे अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। जब मेरा मन करेगा मैं जब उसको एक्सेस करूंगी, और जब मेरा मन नहीं करेगा मैं उसको एक्सेस नहीं करूंगी, वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली मैंने अभी आपको बताई ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब कि अपने डिमांड के ऊपर जब मुझे चाहिए, जब मुझे यूज है रिसोर्सेज को, जब मुझे यूज करना है, जब मुझे जरूरत है, मैं जब चाहे उनको यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएंगी, मेरी ऑन डिमांड सर्विसेज हो जाएंगी। अगला है मेरा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब कि क्लाउड सर्विसेज हमारी क्या होती हैं, नेटवर्क पे कभी भी हम चाहें जब जाके हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हर तरीके की डिवाइसेस पे चल जाती हैं और इजीली पूरे नेटवर्क पे हमारे लिए अवेलेबल होती है। रिसोर्स पुलिंग मतलब कि जितने चाहे हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं और कितने भी कस्टमर यूज कर सकते हैं उसको। अगला है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब है हमारा कि जितना मैं चाहूं उतनी उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्टोरेज को। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाउड स्टोरेज है, मैं उसको यूज कर रही हूँ, क्या हुआ, वो मेरी भर गई पूरी, मैंने यूज कर ली सारी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको स्केल अप कर सकती हूँ, मतलब मैं उसको बढ़ा सकती हूँ। मतलब जितना मैं यूज करूंगी उतने के लिए मैं पे करूंगी, ठीक है। ये होता है मेरा रैपिड इलास्टिसिटी, जितना मैं चाहूं उतना बढ़ा सकती हूँ, उतनी कम कर सकती हूँ। मेजर्ड सर्विस मतलब कि ये जितने भी कस्टमर्स है वही सेम बात है कि जितना मैं यूज कर रही हूँ उतने के लिए ही मैं पे करूंगी। ये नहीं है कि मैंने यूज कम किया है रिसोर्सेज का, ठीक है ना, कम अमाउंट में यूज किया और मैं पे ज्यादा अमाउंट पे कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है इसका सिस्टम। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। ये हमारे यूजर्स है जो इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रहे, ये हमारे डिवाइसेस हैं, और ये हमारा सारा, चाहे तो यूजर ऑन डिमांड के लिए स्टोरेज ले सकता है, ठीक है, डाटा बेसिस होते हैं, ये सब है, ये हमारे क्लाउड है, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। अगला है इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सबसे पहले जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आया था। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमारा 1950s में आया था। अब इसमें क्या था कि बहुत सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, और लेकिन यूजर को ऐसा लगता है कि कोई सिंगल कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, कोई सिंगल कंप्यूटर वो काम कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो स्पीड की प्रॉब्लम थी, दूसरी कि जितने भी हमारे सर्वर्स होने चाहिए या जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं वो सेम लोकेशन पे होने चाहिए, ये प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। इस वजह से इसका क्या था, ये ड्रॉबैक था। उसके बाद हमारा आया था मेन फ्रेम कंप्यूटिंग 1960 से 1970s में। अब इसमें क्या था, एक हमारा कंप्यूटर्स थे, ठीक है, जो लार्ज डेटा के साथ काम करते थे, मतलब कि लार्ज अमाउंट में डेटा को यूज करते थे और सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। एक टाइम पे ये बहुत सारे यूजर्स को सर्व कर सकते थे सर्विसेज, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम था, एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये ज्यादा स्मॉल बिजनेस के लिए यूज नहीं हो सकता था क्योंकि एक तो ज्यादा अमाउंट में डेटा यूज कर रहा है, दूसरा इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम चल रही थी, लोकेशन वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में खुद से सोचिए कि क्या है, छोटे छोटे अलग अलग कंप्यूटर्स है, वो साथ में ग्रुप्ड है और साथ में मिलके कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा, क्लस्टर कंप्यूटिंग था। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, मैनेज करना, और कुछ कॉस्टली भी ज्यादा था, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हमारी काफी ज्यादा थी। अगला आ जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग ने क्या करा था, ग्रिड कंप्यूटिंग से ही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है
ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में हमने क्या करा था, हमने अलग अलग रिसोर्सेस को अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्ट कर रखा था और वो वर्क करते थे साथ में। ठीक है। इसमें देखो क्या होता था कि इसमें ना हम अलग अलग लोकेशन पे कर सकते हैं यूज। इसने देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पहले हमें किसी एक ही लोकेशन पे होने चाहिए, वो जियोग्राफिकली एक ही लोकेशन पे होने चाहिए, लेकिन इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बस इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसने क्या करा, बाकी सबको लोकेशन वाली जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है। उसके बाद हमारा आया था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हमारा 2000 में। इसमें क्या होता था कि वर्चुअल मशीन्स, मतलब कि हमें फिजिकल की जरूरत नहीं है, फिजिकल मशीन की जरूरत नहीं है, वर्चुअली हमको क्या मिल जाएंगे, सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, बिना किसी फिजिकल यूज के। इसमें भी प्रॉब्लम क्या आती है, इसका थोड़ा सा जो है ना, इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी हमें और थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसको भी। ठीक है। उसके बाद एक ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर ही, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या था हमारा, ये भी क्या था हमारा, ऑन डिमांड हम क्या कर सकते थे, स्टोरेज को, एप्लीकेशंस को यूज कर सकते थे, क्लाउड सर्विसेज को यूज कर सकते थे। ठीक है ना, जैसे कि बिजली और पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, इसी तरीके से क्लाउड की सारी सर्विसेज को हम अच्छे से क्या कर लेते थे, यूटिलाइज कर लेते थे। अगला हमारा वेब 2.0। इसने क्या इंट्रोड्यूस कराया था, इसने इंट्रोड्यूस कराए थे डायनेमिक वेब पेजेस। वेब पेजेस तो आपको पता ही होगा, हम इजीली क्या कर सकते थे, कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, शेयर कर सकते थे। ठीक है ना, जैसे वेब पेजेस होते हैं उस तरीके का एक नई टेक्नोलॉजी क्या आई थी हमारे बीच में, इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें जो है ना एक ये एक ब्रिज की तरह काम करता था, किसके बीच में, यूजर के बीच में, क्लाउड सर्विसेज के बीच में। कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सर्विसेज इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट आया था इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे 2006 में आया था और अब तक चल रहा है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें पता ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, बहुत सारे हमारे क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारे स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, जो हम इजीली इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी डिमांड पे वर्क करता है। ठीक है, इसका एडवांटेज यही था कि बहुत इजी था, स्केलिंग इसकी बहुत इजी थी, इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था। शुरुआत में तो फ्री में मिलती है, काफी जीबी तो आपको स्टोरेज फ्री में ही मिलेगी और आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको, कोई प्लेटफॉर्म यूज करनी है, आप बहुत इजीली, सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, जिसको हमारे सारे क्लाइंट्स यूज करते हैं। ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, जो हमें क्लाइंट्स को दिखेगा। जो यूजर्स हैं वो जो हम देखेंगे, हम यूजर्स जो देखेंगे वो हमारा फ्रंट एंड हो जाता है। और बैक एंड होता है, जैसे जैसे वो सर्विसेज मिल रही है, वो कहाँ पे स्टोर है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सब क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है, जो बैक एंड होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से, क्योंकि यूजर जो है वो इंटरनेट पे ही तो सर्च करेगा कुछ, उसको क्या दिखेगा, उसको तो अपना वाला हिस्सा दिखेगा, वो ही क्या हमारा फ्रंट एंड है। और जो बैक एंड, जितना भी प्रोसेस वगैरह चल रहा है, वो सब हमारा बैक एंड होता है। आप पढ़ते हैं फ्रंट एंड क्या होता है, यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, वो सारी चीजें या वो सारा इंटरफेस जो यूजर को दिखता है, जो यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बैकएंड क्या होता है, बैकएंड हमारा क्या होता है, जितना भी हमारे जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं, ठीक है ना, जो डाटा प्रोवाइडर्स हैं, वो सब जो यूज कर रहे हैं, जो वो एक्सेस कर सकते हैं, वो सब हमारा बैकएंड होता है। ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट। क्लाउड मैनेजमेंट वो सब टूल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं पूरे क्लाउड की सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है। फिर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होता है डेटा का और सारी सर्विसेज का क्लाउड में क्या करना, प्रोटेक्ट करना उन सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक नेटवर्किंग और सर्वर्स। ठीक है, स्टोरेज है हमारा, जो भी डेटा हमारा स्टोर है या फिर डेटा स्टोरेज सिस्टम्स जितने भी होते हैं क्लाउड में, वो सब हमारा क्या होता है, स्टोरेज होती है। रन टाइम क्या है, जो भी हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए टाइम चाहिए, वो सब, वो सारा रन टाइम, वो सारी इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सब। ठीक है ना, एप्लीकेशन क्या, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, जो भी हमारे किस पे चल रहे हैं, क्लाउड पे चल रहे हैं, वो सब। इंटरनेट, एक नेटवर्क जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को, एक नेटवर्क चाहिए ना, वो हमारा इंटरनेट होता है। क्लाइंट क्या होगा, जो एक्सेस करना चाह रहा होगा रिसोर्सेज को, जो क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना चाह रहा होगा, वो क्या होता है, हमारा क्लाइंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जितने भी हमारी मतलब रिसोर्सेज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज को। ठीक है, वो सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा डिलीवरी मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो क्लाउड क्लाइंट, जैसे कि हमारा वेब ब्राउजर, मोबाइल एप्स, ये सब। और होता है हमारा SaaS, ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल एप्स, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब की जो सर्विस, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमें एज अ सर्विस में सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। अब आता है हमारा PaaS, इसमें हमें क्या मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलती है, मतलब कि हम अलग अलग एप्स को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हम बने बनाए सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, एक है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गई, हम चाहे तो जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जैसे कि गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं इसके रिसोर्सेज में, डाटाबेसेस होते हैं, ये सब। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसे कि वर्चुअल मशीन हो गया, सर्वर्स हो गए, ये सब। इसका एग्जांपल क्या हो गया, AWS, Amazon वेब सर्विस। सबसे पहले पढ़ते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम मैनेज करते हैं इसमें सारे क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो भी हमें नेट पे प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा वेब ब्राउजर हो गया, ये सब चीजें। इसमें हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो भी मैनेज करता है वो हमारा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, मतलब जो भी हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो खुद से मैनेज करेगा। हमें सिंपली जाना है और हमें इजीली अपने एक्सेस करना है, जो भी हमें सॉफ्टवेयर यूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, नो नीड टू इंस्टॉल, पहले बात है उसको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप इजीली आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस से, बस आपके पास इंटरनेट प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। और जितना भी ये मैनेज होता है, ये टोटल मैनेज कौन करता है, प्रोवाइडर, जो भी इसको प्रोवाइड करा रहा है वो ही यूज करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365। अगला हमारा PaaS, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इसमें क्या होता है, हमें ना प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा डेवलपर्स को कि वो क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिना किसी हार्डवेयर का यूज करें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसमें टूल्स होते हैं ऐप डेवलपमेंट के, फोकस करता है ये कोडिंग पे, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की इतनी जरूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी फॉर ऐप होस्टिंग, स्केलेबिलिटी फॉर ऐप जितना मैं चाहूँ उतना यूज करती हूँ, स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं, वो सेम ही बात है। फॉर एग्जांपल गूगल ऐप इंजन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो स्पीड अप ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे प्री बिल्ड टूल्स मिल जाते हैं हमें, मतलब कि सारे टूल्स पहले से बने बनाए मिल गए हमें सिर्फ इजीली जाके डेवलप करना है, जो भी मैं चाहती हूँ, कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, उसको टेस्ट करना चाहती हूँ, कोई ऐप बनाना चाहती हूँ, मैं इजीली बना सकती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मुझे पहले प्रोवाइड करा दिया ना क्लाउड ने। अब ये भी सेम ही बात है, स्केलेबल बेस्ड ऑन डिमांड, जितनी मेरी डिमांड होगी उतना मैं उसको स्केल अप कर सकती हूँ। जैसे कि गूगल फोटोज होते हैं, जितना मुझे स्टोरेज यूज करना है मैं उतना उसको यूज कर लूंगी, नो नीड टू मैनेज। हाँ, हमें कोई मैनेज करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने बताया थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं सारी हमारी सर्विसेज को, तो वो खुद हमें सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो लिमिटेड कंट्रोल, हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वही सिक्योरिटी रिस्क होंगे, क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे ना, अलग अलग सब उसी चीज को यूज कर रहे हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है। अगला है हमारा IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, हमें वर्चुअल मशीन्स का यूज करके हमें वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सब चीजें। अब ये किसके, जो यूजर है ना वो मैनेज कर सकता है OS एंड एप्लीकेशंस को, जो भी हमें क्या प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो हमें क्लाउड सर्विसेज में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लेकिन जो भी उसका हार्डवेयर होगा या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो तो सिर्फ प्रोवाइडर ही हम क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसका OS कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसका OS या फिर एप्लीकेशंस जो भी है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कुछ जो भी हम चाहें उसी हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते हैं हम। इसमें हमें क्या मिलती है, वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं, स्टोरेज मिलती है, नेटवर्किंग होता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, काफी स्केलेबल होता है, इतनी बार पढ़ लिया हमने। हम मैनेज कर सकते हैं उसका OS कर सकते हैं, स्टोरेज और एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल गूगल कंप्यूट इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब है। डिफरेंस क्या है इन सब में, ठीक है ना, या आप पढ़ लेना, इतनी बार बता चुकी हूँ। जैसे कि SaaS है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ऑफर करता है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म देता है हमें एप्लीकेशंस को बनाने का। प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना आप। अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो आप बहुत इजीली उनको पढ़ सकते हो,
ठीक है ना, फिजिकल कॉपी हो गया आपके आपके पास, और आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं पे भी गए हो, ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, आपने कहीं इमरजेंसी में आपको किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, कुछ भी, आपके पास 5 से 10 मिनट है, तो आप एकदम नोट्स को देख लोगे। तो नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप फोन से पढ़ रहे हो या किसी भी चीज से, तो आप सोचोगे कि चलो अभी 1 मिनट बाद पढ़ूंगा, 1 मिनट बाद पढ़ूंगी, और फिर नहीं। तो आपके पास फिजिकल कॉपी होना बहुत जरूरी है। तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, जो जो मैं बता रही हूँ वो आप मार्क कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरियल कंप्यूटिंग। देखो पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड से पहले हम पढ़ेंगे सीरियल कंप्यूटिंग। सीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है? सीरियल कंप्यूटिंग वो होता है, इसमें जितने भी टास्क है ना, वो पहले एक होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब सीरीज में होंगे, ठीक है ना, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो लिमिटेड स्पीड, क्योंकि पहले एक हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, सारे टास्क धीरे 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 धीरे, ठीक है, परफॉर्म हो रहे हैं, तो वही है, ठीक है ना, तो स्पीड कम थी। इनसफिशिएंट ऑफ लार्ज टास्क, देखो लार्ज टास्क के लिए और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले फर्स्ट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो इसी वजह से टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट क्या थी पैरेलल कंप्यूटिंग। एक तो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स, के हम क्या कर सके, बहुत सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारे टास्क को साथ में एग्जीक्यूट करा सके। ये नहीं कि पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ, जैसे सीरियल में था, ठीक है ना, नहीं, पहले हम साथ में करा लें काफी सारे टास्क को परफॉर्म। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या था कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सब टास्क के बीच में, ठीक है ना, साथ में जब वो कर रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, साथ में प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ हो। अगला है डिविजिबल टास्क। हम टास्क को क्या कर देंगे, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे वो इजीली क्या कर सके, रन कर सके, प्रोसेस कर सके। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है कि डाटा एक्सचेंज जो होगा प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच में, वो इजीली हो जाए, ठीक है ना। अब आया पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है हमारा, कि हम एक टास्क को छोटे छोटे टास्क में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और वो साथ में मल्टीपल प्रोसेसेस साथ में रन कर जाएंगे, ठीक है ना, साथ में प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये इसका वही था जो हमने देखा था कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, वही हमें चीज मिल रही पैरेलल कंप्यूटिंग में, ठीक है। इसका गोल क्या है, एक तो फास्टर कंप्यूटेशन, इफिशियंसी और स्केलेबिलिटी। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, वो क्या करेंगे, वो साथ में काम करते हैं और पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी नेटवर्क के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं जो साथ में क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड है, और साथ में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो यूजर को कैसा लग रहा है, यूजर को लग रहा है कि कोई सिंगल कंप्यूटर, ठीक है ना, कोई सिंगल यूनिट क्या कर रही है, काम कर रही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए नेटवर्क्स के बीच में, ठीक है ना। दूसरा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो नोट्स के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। जो भी मेरा टास्क है, वो जितना भी पार्ट मुझे अलग अलग कंप्यूटर्स को, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कराना है, वो मुझे अच्छे से प्रोवाइड कराना है। दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कि अगर कुछ नोट्स हमारी फेल हो जाती हैं, ठीक है ना, कुछ कंप्यूटर्स हमारे फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा कि बाकी कंप्यूटर्स अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। अगला पढ़ते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। एक तो डेफिनेशन वही कि मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करते हैं, सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होंगे और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, अलग 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 अलग। इसका स्कोप क्या होता है, सिंगल सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर, ठीक है ना, सिंगल सिस्टम होगा, मल्टीपल प्रोसेसर होगा। इसमें मल्टीपल सिस्टम्स होंगे जो आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें जो टास्क है वो छोटे छोटे किसमें डिवाइड हो जाएगा, सब टास्क में डिवाइड हो जाएगा पैरेलल कंप्यूटिंग में। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाएगा कि जो ये टास्क होगा वो अलग अलग क्या हो जाएगा, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे, एक सिस्टम में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे। कम्युनिकेशन, इसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसेस के बीच में। और इसमें क्या है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन होगा वो नेटवर्क का यूज करके होगी, ठीक है ना। लेकिन ये पैरेलल कंप्यूटिंग से स्लो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कम्युनिकेशन का सिस्टम।
रिसोर्स शेयरिंग, इसमें जितने भी हमारे प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज जो भी होंगे ना वो सेम रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, सेम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो रिसोर्सेज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना, और फिजिकली सेपरेटेड होंगे, क्योंकि अलग है ना, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे ना, सेपरेट होंगे आपस में फिजिकली। फेलियर हैंडलिंग, अगर एक प्रोसेसर फेल होता है तो सारे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने शुरू हो जाए कर देंगे। लेकिन अगर इसमें एक भी नोड फेल होती है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और पूरा हमारा जो भी एंटायर सिस्टम है वो हमारा रन करता रहेगा बिना किसी दूसरे को इफेक्ट करे। सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि इसमें प्रोसेसेस के बीच में स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन होती है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसमें इतना ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है बीच में प्रोसेसिंग के। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ये थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं ना कनेक्टेड, वो भी इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। स्केलेबिलिटी, इसमें ना ज्यादा स्केलेबिलिटी नहीं होती, हम ज्यादा प्रोसेसिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रोसेसर्स को यूज करेंगे, बहुत ज्यादा को ऐड कर देंगे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हाईली स्केलेबल होता है, हम इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नोट्स को नेटवर्क के थ्रू। परफॉर्मेंस, अब क्या है, ये सूटेबल होता है, जो भी टास्क है, ठीक है ना, वो साथ में इजीली सब टास्क में डिवाइड करके इजीली हो सकते हैं। ये उनके लिए सूटेबल होता है जिनको हमें डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में, जो उनको हमें बिल्कुल ही सेपरेट करके रन कराना है उनके लिए। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इसमें कौन से हमारे दो होते हैं, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर में कौन से होते हैं हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर, एक होता है हमारा डाटा सेंटर्ड। लेयर्ड में क्या होता है, अलग अलग हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, और हर लेयर हमारा अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। हर लेयर का अपना खुद का कोई फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो अपने ही टास्क को, अपने ही काम को अच्छे से करेगी, ठीक है ना। हर लेयर अलग अलग काम करती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डाटा लेयर, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा। डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी सेंट्रल डाटा से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई एक होगा हमारा सेंट्रल डाटा, वो ही क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और शेयर करेगा अलग अलग प्रोसेस को और अलग अलग डेटा को, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाटाबेस सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं सेम डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या होता है हमारा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्स करेगा। ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगला हमारा पीर टू पीर आर्किटेक्चर। पीर टू पीर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जितनी भी हमारी नोड्स होती हैं, ठीक है, वो ही क्या करेगी, आपस में ही एक दूसरे के साथ ही क्या करेंगी, एक क्लाइंट की तरह बिहेव करेगी और एक क्या करेगी, सर्वर की तरह बिहेव करेगी। इसमें कोई भी हमारा सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है, इसमें हमारा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता था डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर में, इसमें कोई भी हमारा सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता। डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें सबसे पहला हमारा पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है हमारा, कि ये एक हमारा इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड कराता है जो हमारा कोई भी पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, उन रिसोर्सेज को कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ये रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देखो ये यूजर हमारा 1 है, ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, ठीक है ना, इसको कोई भी सर्विसेज को यूज कर पा रहा है पब्लिकली। इसके एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, ठीक है, इजीली अवेलेबल होता है, ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, स्केलेबल होता है, ठीक है, इजी टू एक्सेस, कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। डिसएडवांटेजेस इसका, लेस सिक्योर, क्योंकि हर कोई शेयर्ड रिसोर्सेज है ना, कोई भी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो इसमें क्या है हमारी लेस सिक्योर होता है ये। दूसरा, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है यूजर का किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। अगला हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, इसका जो भी हमारा ये क्लाउड होता है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, किसी को क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज को यूज करना है, एक्स्ट्रा क्लाउड सर्विसेज को यूज करना है, तो वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए पे करेगा और अपनी अलग से प्राइवेट उसको क्लाउड मिल जाएगा और वो उसकी सर्विसेज को, एक्स्ट्रा सर्विसेज को यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये हमारा प्राइवेट क्लाउड है और इसको कोई भी सर्विसेज को यूज कर सकता है। इसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड, क्योंकि इंडिविजुअल को मिला है ना, उसने पे किया है उसके लिए, ठीक है। हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ग्रेटर कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं हम, क्योंकि वो हमारा क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है वो।
इसके डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट, क्योंकि हाँ मैं पे कर रही हूँ ना ज्यादा यूज करने के लिए, प्राइवेटली यूज करने के लिए। दूसरा लिमिटेड स्केलेबिलिटी, जितने के लिए मैंने पे किया है उतनी मिलेगी मुझे। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का। क्या कोई भी इंडिविजुअल है उसे प्राइवेट क्लाउड की भी कुछ सर्विसेज चाहिए और उसको पब्लिक क्लाउड की भी चाहिए, तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, उसके लिए होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। इसके एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबल एंड सिक्योर। और डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी। एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज ये है कि कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज करने के लिए, क्योंकि दोनों चीजें है ना, प्राइवेट भी है और कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, जिनके लिए हमें एक क्लाउड प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें अलग अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्या कर सकते हैं, उस क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्सेस द कम्युनिटी क्लाउड, या फिर ये उन्हीं के लिए होता है जो उनको सेम रिसोर्सेज का यूज करना है, जिनको सेम कॉमन क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है किसी को, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें सेम क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है, कॉमन क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है, तो उनके लिए हम एक बना देंगे कम्युनिटी क्लाउड। इसके एडवांटेजेस होते हैं, कॉस्ट शेयरिंग अमंग यूजर्स, इंप्रूव सिक्योरिटी कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, लिमिटेड स्केलेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एग्रीमेंट कराने में। अगला टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, और आपके पास एक फिजिकल कॉपी होगी ना, आप एकदम मार्क करते रहना जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, और इजी हो जाएगा रिवाइज करना भी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि मैं स्केल कर सकती हूँ अपने रिसोर्सेज को अप एंड डाउन, ठीक है ना, मतलब जितनी मेरी डिमांड है, जितनी मुझे जरूरत है, जितनी कैपेसिटी मैं बढ़ाना चाहती हूँ अपने क्लाउड सर्विसेज की, क्लाउड रिसोर्सेज की, उतनी मैं बढ़ा सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि कोई स्टोरेज है, कोई स्टोरेज मुझे समझ लो 500 MB है, और मुझे वो कम लग रही है, तो मैं पैसे दूंगी 700 MB, और पैसे दूंगी 800 MB, और अगर मेरे पास 500 MB और मुझे वो ज्यादा लग रही है, तो क्या करो, स्केल डाउन कर लो, कम यूज कर लो। स्केलिंग अप मतलब कि रिसोर्सेस को इंक्रीज करना जितनी मेरी डिमांड है, और स्केलिंग डाउन मतलब कि अपने जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड को डिक्रीज करना, ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट के लिए, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली जितना मुझे यूज करना है, कम पैसों में उतना कर लूंगी। अगला है हमारा ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जैसी मेरी डिमांड है, ठीक है ना, जैसी मेरी नीड है, उस हिसाब से मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं और डी एलोकेट कर लिए जाते हैं जब मुझे उसकी नीड नहीं है, ठीक है, वो हमारी डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें दो तरीके की होती है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल। और इसमें ना इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं आपको नोट्स में, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब मिल जाएगा आपका। 100% पेपर इन्हीं नोट्स में से आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके नोट्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और ऑफर भी चल रहा है, हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड, जिसको आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नोट्स, सारे पीवाईक्यू पेपर्स सब प्रोवाइड कराए जाएंगे इसके नोट्स में। ओवरऑल सब कुछ 100% जो आपका पेपर होगा इन्हीं नोट्स में से आएगा, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से वीडियो को समझिए और अपने नोट्स से सारा रिवाइज करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकंड, जिसका नाम है क्लाउड अनेबलिंग टेक्नोलॉजी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट होता है किसका, हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। दूसरा है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग, तीसरा है हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर SOA, और फोर्थ हमारा यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, टॉपिक था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? देखिए वर्चुअलाइजेशन क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारे फिजिकल हार्डवेयर्स हैं, फिजिकल हमारे सर्वर्स है, ठीक है ना, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है जो कि फिजिकली हैं, उन सबका हम क्या बना देते हैं, हम उनके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाते हैं, वर्चुअल इंस्टेंसेस बना देते हैं, उनकी वर्चुअल कॉपीज बना देते हैं बहुत सारी। जो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक रिसोर्स से, एक फिजिकल रिसोर्स की हेल्प से हम मल्टीपल यूजर्स को क्या प्रोवाइड करा देते हैं, वही रिसोर्सेस प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, वर्चुअल मशीन्स के फॉर्म में,
ठीक है ना, उनकी वर्चुअल कॉपी, उनके वर्चुअल इंस्टेंसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीपल हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल हमारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो एक सिंगल फिजिकल मशीन्स की ही कॉपी बनाती है, इंस्टेंसेस बनाती है और यूजर को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्प करती है किसमें, हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज करने में, मैनेज करने में। ठीक है, इन सब चीजों में क्या यूज होता है, हमारा वर्चुअलाइजेशन यूज होता है। नीड फॉर वर्चुअलाइजेशन, इसकी नीड क्या होती है, सबसे पहले तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल फिजिकल मशीन के क्या बना रहे हैं, बहुत सारे वर्चुअल इंस्टेंसेस बना रहे हैं जो कि यूजर यूज कर पा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को, एक रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, वर्कलोड को इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट सेविंग, क्यों, क्योंकि हमें कोई फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। इजी मैनेजमेंट एंड द प्रोविजनिंग ऑफ द रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। बाकी हमारे इसमें क्विक रिकवरी एंड द बैकअप ऑप्शंस, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे केस है जिसमें फेलियर हो गया कुछ, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है ना, बैकअप ले सकते हैं। ये ऑप्शन में बस होता है जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी, हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था ये। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेम वही है जो नीड्स हैं। अब हम पढ़ते हैं रेफरेंस मॉडल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब मैं तुम आपको अच्छे से समझा दूंगी कि इसका बेसिकली ये होता क्या है। देखिए, इसमें हमारे 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी है, होस्ट लेयर। अब होस्ट लेयर कौन मैनेज करता है, ये हमारे जितने भी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ठीक है, जो भी हमारे सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो प्रोवाइडर होगा वही क्या करता है, हमारा वही सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है। तो जो होस्ट लेयर होता है वो उसको कौन मैनेज करता है, उसको हमारा प्रोवाइडर मैनेज करता है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। उसके पास क्या होते हैं, सारे फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, फिजिकल नेटवर्किंग, सब चीजें उसके पास एज अ फिजिकल, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होती है उसके पास। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर आती है, वर्चुअलाइजेशन लेयर आती है। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको गेस्ट लेयर बता देती हूँ। अब देखो गेस्ट लेयर क्या होती है, गेस्ट लेयर को कौन मैनेज करता है, गेस्ट लेयर को मैनेज करता है यूजर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, जो भी उसको एप्लीकेशंस चाहिए होगी, जो भी चीज उसको यूज करनी है, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, ठीक है, वर्चुअल इमेजेस, ये सब चीजें जो भी उसको यूज करनी है सर्विसेज, ये उसका इंटरफेस है। ये वाला जो गेस्ट लेयर है, यहाँ पे हमारा यूजर प्रेजेंट होता है, यूजर मैनेज करता है। और जो होस्ट लेयर होती है हमारी, वो हमारा कौन मैनेज करता है, वो प्रोवाइडर मैनेज करता है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो भी यूजर ने हमसे मांगी है। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है, वो कौन करता है, हमारा वो करता है हमारा वर्चुअलाइजेशन लेयर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन लेयर मैनेज करती है। ये क्या करती है, जो भी हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल लेयर है, ठीक है, फिजिकल नेटवर्किंग है, इन सब की क्या बना देती है, वर्चुअल, देखो उसके वर्चुअल इंस्टेंसेस बना देती है, वर्चुअल कॉपी बना देती है। देखो जैसे कि वर्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल नेटवर्किंग, और किसकी हेल्प से बनाती है, हाइपरविजर, हाइपरविजर की हेल्प से वो क्या बना देती है हमारी, ठीक है, उसको क्या बना देती है, वर्चुअल, उसका वर्चुअल इंस्टेंस बना देती है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है, और रन कराता है किसको, इंस्टेंसेस को, वर्चुअल कॉपीज को, किसकी, फिजिकल रिसोर्सेस की। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होती है, ये सब वर्चुअल इंस्टेंसेस बन जाते हैं, जिससे हम क्या कर देते हैं, इजीली यूजर को प्रोवाइड करा देते हैं। ये क्या है, हमारा रेफरेंस मॉडल है, किसका, हमारे वर्चुअलाइजेशन का। अब इसके ये सारे मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। अगला टॉपिक हमारा इंप्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले होती है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल। अब इसमें क्या होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो भी हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, यूजर को, वो सारे के हमें किस तरीके से एक्सेस करनी है सर्विसेज, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सब कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस लेवल वर्चुअलाइजेस द सीपीयू एंड द इंस्ट्रक्शन सेट, मीनिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैंडल्ड बाय अ वर्चुअल प्रोसेसर rather than directly by the physical hardware, enabling the multiple operating system to run on the same machine. Next हमारा implementation levels of virtualization. Virtualization की हमारी levels क्या होती हैं, ठीक है, implementation की। सबसे पहला होता है हमारा instruction set architecture.
ISA लेवल। अब देखिए इस लेवल में क्या होता है, देखिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, एक मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब कि जो नीचे हमारा हार्डवेयर है, जो हमारे हार्डवेयर अवेलेबल है, जितने भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है, होस्ट के पास सर्विसेज हैं, वो क्या करती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, सारे क्या करने के लिए, सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी यूजर के इंस्ट्रक्शंस है, उसको किस तरीके से यूज करना है, मैप करना है। ठीक है, जिससे हम उनको क्या प्रोवाइड करा सके, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सके, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करा सके, जिसको वो यूज कर सके। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। ठीक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर लेवल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैपिंग ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज विद फिजिकल रिसोर्सेज। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वर्चुअल रिसोर्सेज हैं उसको हम मैप करते हैं किनके साथ, अपने फिजिकल रिसोर्सेज के साथ। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक काम और होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक तो प्रिविलेज्ड में, एक नॉन प्रिविलेज्ड में। अब जो प्रिविलेज्ड होते हैं वो इजी गोइंग होते हैं, मतलब कि वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। क्योंकि देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल है, इसमें क्या होता है, सारे इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे, जो भी यूजर हमें प्रोवाइड करा रहा है, ये क्या करता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना, हम उन सबको मैप करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लेवल में हम दो तरीकों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो प्रिविलेज्ड, एक नॉन प्रिविलेज्ड। जो प्रिविलेज्ड होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन जो नॉन प्रिविलेज्ड होगा उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगला हमारा आती है लेवल, वो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। अब इसमें क्या आता है, हम शेयर करते हैं हार्डवेयर को किसके साथ, ओएस को। मतलब कि तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, हमारे सारे यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। अब फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज के बाद हमारी कौन सी लेवल आ जाएगी, फिजिकल रिसोर्सेज के बाद हमारी यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन लेवल आ गई। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, वर्चुअलाइजेशन लेयर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारी क्या होती है, इसके बाद हमारी आती है गेस्ट लेयर। ठीक है ना, अब गेस्ट लेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो गेस्ट लेयर है, यहाँ पे वो क्या करेगी, गेस्ट लेयर जो है वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब पहले हम क्या कर रहे थे, हमने उन्हें डिवाइड तो कर लिया प्रिविलेज्ड में और नॉन प्रिविलेज्ड में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओएस के साथ, पहले तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट थे, सारे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट करा रहे थे। उसके बाद हमने क्या करा, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उनको ग्रुप्ड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, अब हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया, उसके बाद भी हमें टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओएस की हेल्प से कराएंगे। अब ओएस क्या करेगा, ओएस इसमें हेल्प करेगा और क्या करेगा, हार्डवेयर के रिसोर्सेज को शेयर कराने में यूजर के साथ हेल्प करेगा। ठीक है, और ज्यादा इजी कर देगा हमारे काम को। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जितने भी हमारे ओएस होने चाहिए वो सारे ओएस हमारे सेम फैमिली के होने चाहिए। मतलब कि जो मेरा फिजिकल रिसोर्स है, ठीक है, जो मैं फिजिकल सीपीयू है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेम ही फैमिली का किसके पास होना चाहिए, यूजर के लैपटॉप में भी सेम ओएस होना चाहिए, सेम फैमिली का ओएस होना चाहिए। ये इसमें प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद हमारा फोर्थ आता है लाइब्रेरी, ठीक है, लेवल। अब इसमें क्या होता है, हम एपीआई का यूज करते हैं, यूज ऑफ एपीआई। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेम ओएस होना चाहिए था ना, ये प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी। अब की बार क्या होगा कि जो ओएस यूजर के पास है और जो हमारा नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, जो फिजिकली है हमारे पास, होस्ट के पास जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है ना, इसमें हमने क्या यूज करने शुरू कर दिया, यूज ऑफ एपीआई हमने करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारा कौन सी आती है, लास्ट एप्लीकेशन लेवल। इसमें हमने क्या करा, वर्चुअल मशीन्स रन एज एप्लीकेशंस। मतलब कि हमने छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाई और उन सबको हमने क्या कर दिया, साथ में ज्वाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया और क्या बना दी, कोई एक एप्लीकेशन बना दी जिसको हमारा यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और सारे सर्विसेज का क्या उठा सकता है, फायदा उठा सकता है। ठीक है, ये क्या थी, हमारी इंप्लीमेंटेशन लेवल्स थी, किसकी, वर्चुअलाइजेशन की। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन।
वर्चुअलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं साथ में टुगेदर उनको ग्रुप करते हैं और हम क्या बना देते हैं, एक सिंगल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन बना देते हैं, वर्चुअल मशीन बना देते हैं, जिसको क्या कर सकता है यूजर इजीली एक्सेस कर सकता है। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर विजन। अगला है हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है हमारा, कि इसमें हम क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज है जो अलग अलग नेटवर्क पे डिफरेंट नेटवर्क पे अवेलेबल है, उनको हम क्या करते हैं साथ में कंबाइन करते हैं और एक कॉपी बनाते हैं और क्या कर देते हैं यूजर को उसकी एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, कि यूजर क्या कर सकता है अलग अलग जगहों पे क्या करने से उनको एक्सेस करने के अलावा वो क्या कर सकता है किसी एक ही वर्चुअल जो हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है उसको ही एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल LAN। अब थर्ड हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है हमारी अलग अलग फिजिकल स्टोरेज होती हैं, ठीक है ना, फिजिकल डिवाइसेस होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं साथ में ग्रुप करते हैं और क्या कर देते हैं यूजर को उसकी एक्सेस प्रोवाइड करा देते हैं। कि यूजर क्या करेगा कि अगर उसके पास स्टोरेज की कमी पड़ गई है तो वो बाद में क्या कर सकता है एज अ वर्चुअल मशीन, एज अ वर्चुअल रिसोर्स उसको क्या कर सकता है यूज कर सकता है। अगला है हमारा मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में भी क्या होती है बहुत सारी हमारी क्या होती है मेमोरीज होती है, फिजिकल मेमोरी होती है अलग अलग सर्वर पर, उनको हम क्या करते हैं साथ में कंबाइन करते हैं और क्या कर देते हैं यूजर को एक एक्सेस दे देते हैं उनका क्या बना के उनकी मेमोरी वर्चुअलाइजेशन बनाकर, जिससे वो क्या कर सके इजीली उसको यूज कर सके और इजीली उसको एक्सेस कर सके बिना किसी फिजिकल रिसोर्स के, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं हम उनकी वर्चुअल कॉपीज यूज कर रहे हैं, उनके वर्चुअल इंस्टेंसेस को यूज कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप हो, आपका लैपटॉप है, अब आपने क्या किया हुआ है कोई भी एक ओएस है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, अपने लैपटॉप पे, जैसे कि आपने विंडोज किया हुआ है, अगर आपको क्या करना है अब उसमें आपको एंड्रॉइड चलाना है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको चलाना है, तो आप क्या कर सकते हो उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है। इसमें हम क्या इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम अगर हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सॉफ्टवेयर्स को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं। अगला है हमारा डेटा वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें बहुत सारा डेटा होता है। अब हम क्या करते हैं जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो आपने देखा होगा अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जिसपे क्या होता है कोई भी इंफॉर्मेशन डली हुई होती है, जैसे कि आपको किसी भी कोर्स है, ठीक है, जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट है या फिर कोई भी आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको अलग अलग जगह पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन सारा डेटा मिल जाएगा। तो वो क्या होता है हमारा डेटा वर्चुअलाइजेशन होता है। अगला है हमारा डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है जैसे कि हमारा डेस्कटॉप है, हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे उसका एक क्लोन बना लेंगे, उसकी एक कॉपी बना लेंगे। अब वो कॉपी हम क्या करेंगे कहीं और से किसी और लोकेशन पे किसी और जगह से हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है ना, सेम कॉपी वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी हमारे डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप हमारा क्या हो जाएगा फिजिकली तो यहाँ पर है, ठीक है ना, हमने क्या करा उसका एक क्लोन बना लिया, उसकी एक वर्चुअल कॉपी बना ली। अब हम उसको क्या कर सकते हैं किसी भी अलग लोकेशन से उसको क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था हाइपरविजन क्या होता है। ठीक है, हाइपरविजन क्या करता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या बनाता है वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाता है, ठीक है, रन करता है और क्रिएट करता है वर्चुअल इंस्टेंसेस किसी भी फिजिकल रिसोर्स के, ठीक है, किसी भी फिजिकल मशीन के। तो सेम हम अब पढ़ने वाले वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक क्या होता है एक होस्ट होता है, ठीक है, जिसके पास उसका फिजिकल सीपीयू होता है। अब हमें क्या करना है हम क्या करते हैं वीएमएम, मतलब कि इसका ही दूसरा नेम होता है वीएमएम हाइपरविजर का, कि ये क्या करता है इसके क्रिएट कर देता है क्या इसकी कॉपी बना देता है, इसके इंस्टेंसेस बना देता है, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट, ठीक है, जिससे क्या कर सके मल्टीपल यूजर क्या कर सके उसको एक्सेस कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू बोलते हैं। मतलब सीपीयू की अलग अलग हम क्या बना देते हैं कॉपी बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या कर सके डिफरेंट यूजर मल्टीपल यूजर उसको क्या कर सके एक्सेस कर सके। इसी को क्या हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है। और इसमें यह भी हो सकता है कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि एक सीपीयू मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, और एक मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये एक यूजर ने यूज किया हुआ है, ये दूसरे यूजर ने एक्सेस किया हुआ है, तो ये कोई और सा सीपीयू चला सकता है, जैसे कि इसमें विंडो यूज किया हुआ है और इसमें लिनक्स यूज करा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीपीयू वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर असिस्ट सीपीयू वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है ना। मतलब सिंपल से इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें क्या होता है, हमारा सेम प्रोसेस है कि वो ये क्या करेगा, सीपीयू होगा, सीपीयू के बाद हम क्या करेंगे, उसके अलग इंस्टेंसेस बना देंगे, उसके वर्चुअल कॉपी बना देंगे, और क्या करेगा, यूजर उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे हार्डवेयर में, कि इसमें एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, उसको इजी बना देते हैं। मतलब कि जो होल प्रोसेस है, यूजर ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कि मुझे ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराइए, ठीक है, मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे सीपीयू की जरूरत है। तो अब ये क्या करता है, इसके पास इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, तो वो इजी बना देता है, जल्दी जल्दी काम करता है, फास्ट, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट फंक्शंस फीचर्स नहीं होते हैं ऑलरेडी, तो उसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। बस इसमें इतना डिफरेंस होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। तो अगला है हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अब वर्चुअलाइजेशन मेमोरी में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं, जो फिजिकल मेमोरी है, हमारी फिजिकल मेमोरी रिसोर्सेज है, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं, किसको अलाउ कराते हैं, यूजर्स को अलग अलग जो क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अब इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी है, अब अगर आपकी मेमोरी क्या होगी, फुल होगी, आपको और जरूरत है, ठीक है, अब आपको खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है, तो फिजिकली आपके पास है नहीं अवेलेबल। अब तो आप क्या करते हैं, वर्चुअल, उसके जो वर्चुअल इंस्टेंसेस होते हैं, जो आपको होस्ट प्रोवाइड कराता है, आप उनको यूज कर लेते हैं। तो इसकी तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इसकी होती है होस्ट मशीन मेमोरी, दूसरी होती है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी होती है फिजिकल मेमोरी। मतलब कि ये तो हमारी वही है एक्चुअल फिजिकल मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, जो हमने बनाई है, जो हम यूजर को प्रोवाइड कराएंगे, और ये हमारी फिजिकल, ठीक है, जो होस्ट मैनेज करते हैं, जो होस्ट के पास है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। अब इसके दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है मैपिंग, एक होता है एक शैडो पेज टेबल। अब शैडो पेज टेबल होता है और एक होता है मैपिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैपिंग क्या होता है। देखिए, मैपिंग में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो हमारी वर्चुअल मशीन है ना, ठीक है, रियल मेमोरी से। मतलब जब मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरी रियल फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे यूज करना होगा, तो मुझे ऑलरेडी पता होगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर मुझे फिजिकल मेमोरी मिलेगी, ठीक है ना। मतलब कि हमारी वर्चुअल मेमोरी मैप होती है हमारी फिजिकल मेमोरी पे, जो हमारा यूजर एक्सेस करता है। आगे हमारा शैडो पेज टेबल। अब ये क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है बिटवीन द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मशीन एंड द रियल फिजिकल मेमोरी। मतलब कि याद है आपने ओएस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, पेजिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा मेमोरी होती है ना, ठीक है, फिजिकल मेमोरी, उसको पेजेस में डिवाइड करके रख लेते हैं। तो अब हमें पता होता है कि जो भी हमारी वर्चुअल मशीन है, जो कौन सी पार्ट को, मेमोरी के कौन से पार्ट को एक्सेस कर रही है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है उस चीज की। अगला टॉपिक हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाते हैं, किनके, फिजिकल डिवाइसेस के, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, हमारा नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, और क्या कराते हैं, यूजर को उसकी एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, कोई फिजिकल हार्डवेयर, कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं होता है, उनके पास इंस्टेंसेस होते हैं, हमारी सारी किनका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो यूजर है ना, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, उसके बाद किसको, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो रिक्वेस्ट किसको सेंड कर देगा, हमारा हाइपरविजर को। अब हाइपरविजर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। अब वो प्रोसेस करेंगे रिक्वेस्ट को, और रिस्पॉन्स भेजेंगे किसको, हमारे हाइपरविजर को। उसके बाद हाइपरविजर क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को किसके पास भेज देगा, गेस्ट ओएस को। और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा क्या, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो अगला है हमारा डिजास्टर रिकवरी। अब डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है, ओ मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई है, सेकंड यूनिट में है, ठीक है। तो डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी में हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्लान होता है कि अगर बाय चांस किसी भी तरीके से हमारा डेटा लॉस हो जाता है, तो हम उसको किस तरीके से बैकअप करेंगे या फिर रिस्टोर करेंगे,
ठीक है ना। ये हमारे किस में आता है, डिजास्टर रिकवरी में आता है कि कुछ भी गलत हो, नेचुरल डिजास्टर, हैकिंग, टेक्निकल फेलियर, तो हम क्या करें, हमारे जितना भी डेटा लॉस हुआ है हम उसको क्या कर सके, रिस्टोर कर सके अपने कंप्यूटर सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को। अगला टॉपिक हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, SOA। अब SOA क्या होता है, एक डिजाइन होता है जहां पे हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि अब देखिए हमारी अलग अलग सर्विसेज होते हैं, हमने जब से पढ़े हैं सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज, अभी हमारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब ये जो सर्विस है अलग अलग के अलग अलग यूजर अलग अलग सर्विसेज को यूज कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम क्या कर सके, इन सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करा सके। ठीक है, तो ये जो डिजाइन होता है, ठीक है ना, ये जो हमारे जहां पे हमारी सारी सर्विसेज, जो एक कॉम्बिनेशन होता है सारी सर्विसेज का, या फिर जो कम्युनिकेट कराता है सारे सर्विसेज का, वो किसके थ्रू करते हैं, हम SOA के थ्रू करते हैं, मतलब कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इनको हेल्प करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कैसा होता है। अब देखिए इसमें ये हमारे पार्ट्स होते हैं, मतलब कि सबसे पहले हम समझते हैं, देखो होता क्या है, सबसे पहला पार्ट होता है फाइंड। मतलब कि जो भी मेरा क्या है, सर्विस रिक्वेस्टर है, ठीक है ना, जो भी मेरा यूजर है वो क्या करेगा, पहले सर्च करेगा किसको, कि कौन सी उसे सर्विस चाहिए। ठीक है, ये है मेरी सर्विस रजिस्ट्री, मतलब कि एक तरीके से डिक्शनरी समझ लीजिए इसको, इसके पास सारी सर्विसेज का डेटा है। अब मेरा यूजर क्या करेगा, जो भी सर्विस रिक्वेस्टर है जिसको सर्विस चाहिए, वो फाइंड करेगा या फिर सर्च करेगा कहां पर, सर्विस रजिस्ट्री पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा सर्विस रिक्वेस्टर है, अब उसने सर्च कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब सर्विस प्रोवाइडर देखेगा, ठीक है, वो क्या कर लेगा, यहाँ पे बाइंड हो गया, बाइंड मतलब कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करे। अब ये यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी सर्विस यूजर ले रहा है, अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो उसको क्या करा देगा, रेस्पॉन्स बैक कर देगा, यहाँ पे उसको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, या फिर अगर वो सर्विस कोई नई है, कोई न्यू है, तो वो क्या कर देगा, उसको रजिस्टर कर देगा, कहां पे, सर्विस रजिस्ट्री में। अब इसका भी क्या होता है, ये पब्लिश क्या लिखा है, देखिए पब्लिश का मतलब होता है कि वो क्या कर देगा, यहाँ पे रजिस्टर कर देगा सर्विस को, जो भी यूजर हमारा मांग रहा है। अब देखिए इसके भी ना दो रूल्स होते हैं, ठीक है ना, कि मतलब जो भी सर्विस है, जो भी हम उसको रजिस्टर करने वाले हैं, वो एक डेफिनेट पैटर्न में, ठीक है, होनी चाहिए, एक पैटर्न लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी यूज होती है, WSDL, ठीक है, और दूसरी क्या होती है हमारी, UDDI। अब इसके कंपोनेंट्स है, जैसे कि सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज है, ठीक है, जो हमें चाहिए या हमें यूज करनी है। दूसरा हमारा सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है ना, कि जिसपे लिस्ट होती है सारी, ठीक है ना, किसकी, सर्विसेज की। बाकी सर्विस कंज्यूमर, जिसको सर्विस चाहिए, मतलब कि यूजर। सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारा होस्ट है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराएगा। कम्युनिकेशन पोर्टल्स, मतलब कि जैसे आपस में सर्विसेज क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो किसके थ्रू करती है, हमारी कौन से मेथड्स के थ्रू करती है, HTTP और SOAP। अब हम अगला पढ़ते हैं REST। REST क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। मतलब अब इसमें क्या करते हैं, ये एक वे होती है डिजाइन करने का, क्या, सारी वेब सर्विसेज को, ठीक है, कि वो आपस में क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, किसके ओवर, इंटरनेट के ओवर, ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू। और ये क्या यूज करता है, सिर्फ ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP यूज करता है। ठीक है, इससे ही वो हेल्प कराता है कि वो क्या कर सके, कि जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है वो आपस में रिक्वेस्ट को सेंड कर सके और रिसीव कर सके रेस्पॉन्सेस को। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो हमारा वेब सर्विस सर्वर होता है, मतलब कि एक तो हमारा सर्वर होता है, दूसरा हमारा क्लाइंट होता है। ये क्या करता है, HTTP के थ्रू क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, और फिर यहाँ से क्या करता है, जो सर्वर है हमारा वो क्या करता है, उसको ऊपर से रेस्पॉन्स भेजता है, जो भी उसकी रिक्वेस्ट होता है उसके थ्रू। अब एक होता है हमारा HTTP मेथड्स। अब HTTP मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा GET, गेट, मतलब कि हम रिट्रीव कर सकते हैं कोई भी डाटा सर्वर से। अगला है हमारा पोस्ट, POST। अब इसमें क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं डाटा को किसके पास, सर्वर के पास, क्या करने के लिए, कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। अब हमारा PUT, मत इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, ठीक है, या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। PATCH, मतलब कि पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स है, ठीक है ना, जो इस टाइम पे है रिसोर्स, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियली मतलब कि आधा, ठीक है, उसका कुछ पार्ट। डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स को, कहां से, सर्वर से। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्टफुल एंड रेस्टलेस सर्विसेज। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है रेस्टफुल और
रेस्टलेस वेब सर्विसेज में। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ये क्या करता है, सारे REST के प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और ये इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है किसके प्रिंसिपल्स को, REST के प्रिंसिपल्स को। इसमें HTTP जो मेथड्स होते हैं वो गेट होता है, पोस्ट होता है और बहुत सारे यूज होते हैं। इसमें ज्यादा नॉन स्टैंडर्ड और कस्टम मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ कौन से यूज करता है, सिर्फ कस्टम मेथड्स को यूज करता है, और किनको यूज करता है, नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज करता है। कम्युनिकेशन, स्टेटलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और इसमें क्या होती है, स्टेटफुल इंटरेक्शंस होता है। रिसोर्स एक्सेस में क्या होता है कि ये सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है किसकी हेल्प से, URL की हेल्प से। और इसमें क्या होता है कि URL मे नॉट बी URL बेस्ड, जितने भी रिसोर्सेज है उनकी जो एक्सेस है शायद से वो किस पे बेस्ड ना हो, URL पे बेस्ड ना हो। स्केलेबिलिटी, ये हाईली स्केलेबल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, स्केलेबल ज्यादा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आर्किटेक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रेस्टफुल APIs। ठीक है, सबसे पहले स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस का मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट हमारा क्लाइंट भेज रहा है कि क्लाइंट के पास सारे क्या होंगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या फिर वो चीज किसको नहीं पता होगी, वो सर्वर को नहीं पता होगी। सर्वर को उसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा, क्लाइंट के पास लेकिन सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो भी हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि क्लाइंट को सब पता होगा, क्लाइंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो हमारा सर्वर है उसको नहीं पता होगा कि पहले क्या रिक्वेस्ट थी, आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। अब देखिए जो क्लाइंट होता है वो क्या होता है कि जो भी वेब ब्राउजर को या फिर जो भी किसी सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है, और जो हमारा सर्वर है वो क्या होता है, जिसके पास सारी सर्विसेज क्या होती है, स्टोर होती है। ये क्या करते हैं, आपस में बिना एक दूसरे के काम को इफेक्ट करे क्या करते हैं, सेपरेटली काम करते हैं। ठीक है, अगला हमारा कैचेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सर्वर है, ठीक है, या फिर जो क्लाइंट है, अब क्या हो रहा है, वहां पे रिपीटेडली रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, तो उसमें क्या होता है कैचेबिलिटी में, कि हम क्या करेंगे, अपना जो डेटा है, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको स्टोर कर लेंगे कि अगली बार हम बार बार जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि उसको क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए, कि उनके पास हमारा डेटा क्या हो, स्टोर हो, रिक्वेस्ट स्टोर हो, जिसको हम क्या कर सके, इजीली दोबारा से रिक्वेस्ट भेज सके। ठीक है ना, उनके पास ऑलरेडी क्या होगा, हमारा डेटा स्टोर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा रेस्पॉन्स करना। अगला हमारा यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस में क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है और जो सर्वर है वो क्या करता है, एक सिंपल वे होती है कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, आपस में टॉक कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इजीली वहां से रिस्पॉन्स आ सकता है एक सिंपल वे में। ये इजी बना देता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या करता है, इजी बना देता है, क्लाइंट और सर्वर क्या कर सके, आपस में इजीली क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम मतलब कि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग लेयर होती है तो ये दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है ना, तो इन्हें क्या होगा, इस लेयर को इस वाली लेयर का कुछ नहीं पता होगा कि कोई और लेयर भी है क्या, ठीक है ना। ये क्या होता है, लेयर्ड सिस्टम होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। कोड ऑन डिमांड। अब कोड ऑन डिमांड में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा यूजर है, ठीक है ना, वो कोई भी हमारी सर्विसेज को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई भी अब वो कहने लगे कि हमें क्या चाहिए, उस प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहा है हमारा, कौन, हमारा क्लाइंट। अब वो कहने लगे सर्वर से कि मुझे क्या चाहिए, इस प्रोग्राम का क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो ऑन डिमांड मतलब कि यूजर अगर डिमांड करता है कि मुझे इस प्रोग्राम का कोड चाहिए, तो क्या करेगा, सर्वर उसको कोड प्रोवाइड करा देगा। ये होता है हमारा कोड ऑन डिमांड। अगला टॉपिक है हमारा पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल। पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल में क्या होता है कि एक हमारा चैनल होता है, ठीक है ना, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे पब्लिशर्स होते हैं। पब्लिशर फॉर एग्जांपल ये ऐसे समझ लीजिए आप कि ठीक है, कोई भी क्या है, हमारी कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, ये चैनल क्या है, हमारा कोई क्लासरूम है, और पब्लिशर क्या है, हमारा कोई टीचर है। अब उस टीचर को क्या करना है कि हमें कोई मैसेज सेंड करना है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, कोई बात बतानी है, कुछ भी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पब्लिश कर देगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे। सब्सक्राइबर्स कौन होंगे, जिन्होंने अब क्लास, मतलब जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, जो क्लास में आते होंगे, जिसने क्लास को सब्सक्राइब कर रखा होगा। ये सबसे अच्छा ये है, ऐसे समझ लीजिए ये यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, और ये मैं हूँ, ये मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ आपकी, ठीक है, और ये क्या है, मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, या फिर मैंने कोई वीडियो डाली, मैंने क्लाउड की वीडियो डाली यूनिट 2 की, अब मैंने वो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आपके पास क्या गया होगा, एक नोटिफिकेशन गया होगा,
ठीक है ना, आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा कि क्या हुआ है, कि कोई नई वीडियो आई है। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आपके पास क्या है, कोई नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि आपने मुझे क्या करा हुआ है, सब्सक्राइब्ड करा हुआ है। तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मॉडल होता है पूरे, इसको हम बोलते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। एक इसमें पब्लिशर होता है जो क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। दूसरा एक सब्सक्राइबर होता है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा हुआ है, सब्सक्राइब्ड करा हुआ है। अगला होता है हमारा चैनल। चैनल क्या, कि जो क्या करता है, हमारे पब्लिशर को और सब्सक्राइबर को कनेक्ट करता है आपस में। प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बता दिया है, मॉडल की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है ऊपर। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। अगला टॉपिक हमारा व्हाट आर द वेब सर्विसेज। अब जो वेब सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे क्या होते हैं, एक वे होता है किसका, एप्लीकेशंस का। जो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वो कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज करती हैं, HTTP का यूज करती है। चाहे मतलब कि जो भी ये क्या करता है, अलाउ करता है अलग अलग सिस्टम्स को कि वो क्या कर सके, आपस में डाटा एक्सचेंज कर सके, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, भले से कि क्या है, वो किसी भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने हो चाहे, ठीक है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी से बिल्ड हो, लेकिन वो आपस में क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, वेब सर्विसेज की हेल्प से। दो टाइप की वेब सर्विसेज होती हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज और SOAP वेब सर्विसेज। ये क्या करते हैं, सिंपली यूज करते हैं URL का और HTTP मेथड्स का। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, ये रेस्ट के मेथड। ठीक है, डिलीट होता है रिमूव करने के लिए, गेट होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को उससे क्या करते हैं, सर्वर से लेने के लिए। ठीक है, डाटा इज यूजुअली एक्सचेंज इन लाइट वेट फॉर्मेट्स लाइक XML। अब क्या होता है, जो डेटा होता है वो इजीली क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है ना, किस फॉर्मेट में, हमारा XML। ये इजी होता है यूज करना और बहुत ज्यादा फास्ट होता है, किसकी वजह से, अपनी सिंप्लिसिटी की हेल्प से। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम इसमें XML बेस्ड मैसेजेस फॉर कम्युनिकेशन। हम इसमें XML बेस्ड मैसेजेस को यूज करते हैं आपस में क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके रूल्स को फॉलो करना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, और ये ज्यादा सिक्योर होता है और सुटेबल होता है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो हमारा क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्टर होता है, हमारा यूजर होगा जो कि क्या करेगा, सर्विस को यूज करेगा। ठीक है, जिसको सर्विस यूज करनी है, पहले वो क्या करेगा, सर्च करेगा कहाँ पे, सर्विस रजिस्ट्री में, कि सर्विस है भी या नहीं है। उसके बाद क्या होगा, प्रोवाइडर से बात करेगा। प्रोवाइडर क्या करेगा, अगर वो सर्विस ऑलरेडी होगी तो उसको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, और कोई नई सर्विस होगी तो उसको यहाँ पे क्या करा देगा, रजिस्टर करा देगा। इसमें एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट क्या, जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा कौन, क्लाइंट करेगा, किसको, कोई सी भी वेब सर्विस को लेने के लिए। ठीक है, और कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेगा, HTTP का। एक प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि क्या, कि वो जो भी रिक्वेस्ट चाहिए उसको क्या करेगा, देखेगा कि किस चीज की रिक्वेस्ट चाहिए, कैसी रिक्वेस्ट चाहिए, फिर उसको क्या करेगा, रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। और रेस्पॉन्स को आपको पता ही है कि कोई भी हमारे पास रिक्वेस्ट चाहिए, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, ठीक है, उसको रिसीव करने के बाद उसको जो भी हमें मैसेज सेंड करना है, रिप्लाई करना है, वो हम किसके थ्रू करते हैं, रेस्पॉन्स। आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया है, वो आप पढ़ लेना ऊपर। अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन SOAP एंड रेस्ट। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। ठीक है, डाटा फॉर्मेट, इसमें कौन सा डाटा फॉर्मेट होता है, ये सिर्फ XML को सपोर्ट करता है डाटा एक्सचेंज के लिए। ठीक है, और ये कौन से फॉर्मेट को करता है, ये मल्टीपल फॉर्मेट्स को करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के साथ काम करता है, HTTP, SMTP और बहुत सारे। और ये सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के साथ ही काम करता है, क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, क्योंकि इसके ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है, और सिंपल होता है यूज करने के लिए। परफॉर्मेंस स्लोअर बिकॉज ऑफ XML ओवरहेड। ये क्यों, ये स्लो होता है, किसकी वजह से, XML की वजह से, XML फॉर्मेट की वजह से। और ये फास्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसके लाइट वेट फॉर्मेट्स होते हैं। ये स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सिर्फ स्टेटलेस को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब कि हर रिक्वेस्ट क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, आपस में नहीं पता होगा कौन कौन सी रिक्वेस्ट है, पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी है। सिक्योरिटी, इसके पास ऑलरेडी बिल्ड इन सिक्योरिटी होती है, और ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं HTTP सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यूज केस, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योर एंड इंटरप्राइज सिस्टम्स। ठीक है, और ये क्या होता है, सुटेबल फॉर वेब, मोबाइल एंड लाइट वेट एप्स।
तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे नोट्स में, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार वीडियो देख ली, समझ ली, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार घर पे भी पढ़ना है, और जो मैं बता रही हूँ आपको मार्क भी करना है। ठीक है, कुछ चीजें आपको अंडरलाइन भी करनी है, जो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, दोबारा समझने की जरूरत है। और नोट्स में पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब प्रोवाइड कराए गए हैं, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, तो पूरा पेपर आपको वहीं पे कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 का नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का लेयर्ड आर्किटेक्चर। सबसे पहला होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है हमारी? क्लाउड सर्विसेज यूज्ड बाय द क्लाउड यूजर्स, जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेब सर्विसेज, मल्टीमीडिया, बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सब। ठीक है, अगली है हमारी प्लेटफॉर्म लेयर। तो प्लेटफॉर्म लेयर में क्या क्या होता है? हमारे एप्लीकेशंस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। अगली होती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इसमें क्या होता है? फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्चुअल रिसोर्सेज यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज को किसमें? हमारे वर्चुअल रिसोर्सेज में। किसका यूज करके? वर्चुअलाइजेशन का यूज करके, जैसे कि स्टोरेज या फिर वर्चुअल मशीन। अगला हमारा डाटा सेंटर लेयर। इसमें क्या होता है? जितने भी सारे फिजिकल हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? हाई स्पीड डिवाइसेस के, जैसे कि राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, इन सब के थ्रू, जैसे कि हमारी मेमोरी और डिस्क। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर, एनआईएसटी, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके आपको मैं ये इसका बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, लेकिन आप एक बार देखोगे आपको एकदम से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्लाउड कंज्यूमर होता है, क्लाउड ऑडिटर होता है, सिक्योरिटी ऑडिट होता है, प्राइवेसी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, ये किसके पार्ट है? हमारे किसके? क्लाउड कंज्यूमर। फिर हमारा सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो सर्विस प्रोवाइडर में क्या होता है? सर्विस लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि SaaS, PaaS, IaaS। ठीक है, रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल लेयर, रिसोर्सेज का एब्स्ट्रैक्शन और जो कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को, वो वाली लेयर होती है। फिर फिजिकल रिसोर्स लेयर होती है, जो हमारे फिजिकल एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हमारा हार्डवेयर, फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारे क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट, जो हमारे क्लाउड की सर्विसेज को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारा प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सर्विस ब्रोकर है, जो किसका काम करता है? इंटरमीडिएशन का काम करता है, एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। मेनली इसके पार्ट है क्लाउड कंज्यूमर, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो क्या करते हैं? क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, स्टोरेज, ये सब चीजें। अगला आता है हमारा क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर कौन होते हैं? कंपनीज होती हैं जो ऑफर करती हैं हमें क्या? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर्स, ये सब। क्लाउड ऑडिटर क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज होती हैं, जो क्या करती है? सिक्योरिटी का या फिर क्लाउड सर्विसेज की परफॉर्मेंस का ध्यान रखती हैं। अगला हमारा सर्विस ब्रोकर। सर्विस ब्रोकर क्या करता है? इंटरमीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किनको? क्लाउड सर्विसेज को। अगला है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? ये एक क्लाउड मॉडल होता है, ठीक है, जहां पे हमें क्या मिलते हैं? हमें सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वर्चुअल इंस्टेंसेस मिलते हैं, बिना इंस्टॉल करे हम क्या कर सकते हैं? उनको यूज कर सकते हैं। बस हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास किसका एक्सेस होना चाहिए? इंटरनेट का। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बस हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट मॉडल, मतलब कि अगर हमने किसी चीज को सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसी चीज का सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हमें उसको पे करना पड़ सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स, खुद से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें कौन देगा? जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो खुद से ही क्या करेगा? हमें अपडेट्स प्रोवाइड कराएगा, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत उसमें नहीं है। स्केलेबल टू यूजर नीड्स, जितनी मुझे उसकी नीड होगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, उतने ही मैं क्या कर सकती हूँ? उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकती हूँ। मल्टीपल यूजर्स शेयर सेम एप्लीकेशन सिक्योरली। बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? सेम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी सिक्योरिटी लॉस के। अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है देखते हैं। देखिए हमारा यूजर होता है, ये यूजर क्या होता है? इसमें क्या करता है? हम एक्सेस करते हैं सारी सर्विसेज को, मतलब कि जो भी सर्विसेज मुझे चाहिए, ठीक है, वो मैं ले सकती हूँ। किसकी हेल्प से? वेब ब्राउजर हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी हेल्प से। फिर हमारा यूआई, ठीक है, यूजर इंटरफेस, जैसे कि वेब पेजेस,
ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, एप्लीकेशन सर्वर, फिर आता है मेरा एक्सेस कंट्रोल, बिजनेस मॉडल, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल में क्या होता है, सारा डेटा क्या होता है यहाँ पे स्टोर होता है। अगला है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, PaaS। ये क्लाउड सर्विस मॉडल होता है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो डेवलपर्स है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस को। फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, ये एप्लीकेशन रन टाइम इंस्टेंसेस है, ठीक है, ये एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस हैं, ये बहुत सारी डिवाइसेस है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन क्या है, हमारी लेयर है, ये ऐप रन टाइम्स है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये हमें प्रोवाइड कराता है एक इन्वायरमेंट किसके साथ, टूल्स के साथ, जिसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को, ठीक है। ऑटोमेटिक स्केलिंग, ठीक है, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली हम स्केलिंग कर सकते हैं। और ये सपोर्ट करता है किसको, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। अब अगला टॉपिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब ये भी एक क्या है, हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल है जो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हमें क्या, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, ओवर इंटरनेट। एग्जाम्पल Amazon वेब सर्विसेज। ये हमारे टूल्स हैं, देखिए हमारा डाटाबेस है, ये हमारे टूल्स है जिसमें यूज होते हैं, ये डिवाइसेस है, ये सर्विसेज है, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंजन। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि हम अपने ये जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज और नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। पे एज यू गो प्रिंसिपल मॉडल, मतलब कि जितना मैं यूज करूंगी उतने के लिए मैं पे करूंगी। फुल कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा कंट्रोल होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं रिमोटली, किस पर, सर्वर्स पर, ठीक है। और वो उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इसमें हमें किसी भी लोकल स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव्स। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, कि ये इजीली हमारे डेटा को स्टोर करता है सर्वर्स पर, ठीक है, जिसको हम किसके थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं, बस हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसमें अलग अलग हमारे क्लाउड स्टोरेज होते हैं, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि फाइल शेयरिंग, एडिटिंग, बैकअप, मतलब हम इजीली अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और बैकअप कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे स्टोरेज ऐसा सर्विस। अब स्टोरेज ऐसा सर्विस में क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है जो अलाउ करती है किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, कि वो क्या करती है, रेंट करती है स्टोरेज, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने डेटा को स्टोर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है बिना किसी फिजिकल स्टोरेज के। अब इसमें हमारे पास एक क्लाउड स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये मोबाइल है यूजर का, ये डेस्कटॉप है यूजर का, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी जो कि क्या कर रही है, क्लाउड स्टोरेज को यूज कर रही है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड एज अ सर्विस। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो स्केलेबल होता है ये, ठीक है ना, स्केल अप स्केल डाउन अपनी नीड के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमें कोई भी हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी फिजिकल हमें स्टोरेज डिवाइड नहीं परचेज करनी है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सिक्योरिटी काफी अच्छी मिल जाती है हमें प्रोवाइडर की साइड से, और ये हमारा पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल होता है, मतलब कि जितना हमें यूज करना है हम उतने के लिए पे करेंगे। Amazon S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक स्केलेबल क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है जो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, AWS प्रोवाइड कराता है, Amazon वेब सर्विस, जो कि यूजर क्या कर सकता है, इजीली स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है कितने भी अमाउंट का क्या डेटा अपने अकॉर्डिंगली किसी भी टाइम पर, ठीक है ना, और कहीं से भी, सिर्फ उसके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो गई है। मैं आपको इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 को, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए इंटर क्लाउड का मतलब क्या है, मतलब कि क्लाउड्स इंटरनली एक दूसरे के साथ, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को देखिए सेलेक्ट करना, एलोकेट करना,
ठीक है, और शेयर करना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा होता है, एक प्रोसेस होता है मैनेज करने का, ऑप्टिमाइज करना रिसोर्सेस को, किन के बीच में, मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट्स के बीच में, जैसे कि पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट, ये सब। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे क्लाउड्स के जितने भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है, अच्छे से यूज करता है और मैनेज करता है। तो ये छोटा सा आपको एक फिगर मिल जाएगा। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, सबसे पहला ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूज। एक तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दूसरा है स्केलेबल। स्केलेबल मतलब कि जितनी मेरी डिमांड होगी, मेरे डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकती हूँ, उसको स्केल अप कर सकती हूँ, स्केल डाउन कर सकती हूँ। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अलग अलग क्लाउड्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना, तो अलग अलग क्लाउड सब इन्वॉल्व है तो उनकी भी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, तो उसके बेस पे ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। अवॉइड्स वेंडर लॉक इन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि किसी एक जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो क्लाउड की सर्विसेज को हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, कोई सिंगल प्रोवाइडर के ऊपर सब चीजें डिपेंड नहीं होगी। इसमें बहुत सारे क्लाउड्स क्या है हमारे इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी होंगे, तो वो उन सबके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, किसी एक को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, बेनिफिट्स में क्या है, एक तो कॉस्ट इफिशिएंट। कॉस्ट इफिशिएंट क्या है कि क्लाउड की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि काफी सारे क्लाउड्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व। बेटर क्लाउड परफॉर्मेंस, ठीक है, बेटर क्लाउड परफॉर्मेंस ये है कि देखो इतने सारा वर्कलोड है, तो ये क्या करेगा, आपस में वर्कलोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ठीक है ना, इस रिसोर्सेज को तुम्हें यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। अगला है हाई अवेलेबिलिटी। अब क्या होता है कि जब हमने क्या करा है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको यूजर्स अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, तो इजीली अवेलेबल होंगे रिसोर्सेज। डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी में ये है कि ये अच्छे से बैकअप करता है, ठीक है, अगर तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा, ये रिकवरी और बैकअप में काफी अच्छा काम करता है। टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो क्लाउड फेडरेशन होता है और एक होता है इसमें मल्टी क्लाउड। अब क्लाउड फेडरेशन क्या होता है कि मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स वो क्या करते हैं, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि बहुत सारे यूजर्स को क्या लगेगा कि कोई सिंगल है, आपस में बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स, बहुत सारे क्लाउड्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो एज अ सिंगल यूनिट किसको दिखते हैं, यूजर को दिखते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब थोड़ा सा चेंज किसमें होता है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, किसका, मल्टी क्लाउड का, लेकिन बस इतना ही डिफरेंट है, इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, सर्विसेज को यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी यूज इन द इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, एक तो है पीर टू पीर इंटर क्लाउड फेडरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ये क्या करते हैं, एक अप्रोच होती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लाउड्स है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउड्स भी क्या कर सकते हैं, आपस में इजिली रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और डायरेक्टली इंटरेक्शंस कर सकते हैं, और रिसोर्सेज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कौन, इंडिपेंडेंट क्लाउड्स। अब आते हैं सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन। इसमें क्या होता है, कोई एक क्या होती है, एक सेंट्रल एंटिटी होती है जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ठीक है, किस तरीके से तुम्हें सर्विसेज को मल्टीपल क्लाउड्स में क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। मल्टी क्लाउड सर्विसेज, ये क्या है, ये सर्विसेज को यूज करती है, ठीक है, बहुत सारे मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर से लेती है सर्विसेज, और किसको प्रोवाइड कराती है, यूजर्स को, और क्या बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को और ज्यादा, परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। अब आते हैं मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्री बिल्ट, मतलब कि इसमें ऑलरेडी बनी हुई होती है, लाइब्रेरीज बनी हुई होती है, ठीक है, टूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैनेज कराते हैं, किसका, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अब अगला है हमारा, व्हाट इज रिसोर्स प्रोविजनिंग। रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होती है, रिसोर्स प्रोविजनिंग जो है, देखिए एक प्रोसेस होता है क्या करने का, एलोकेट कराने का, मैनेज करने का, सेलेक्ट करने का, शेड्यूल करने का, किसको, रिसोर्सेज को, क्लाउड के रिसोर्सेज को। मतलब कि क्या करेगी, पहले रिसोर्सेज को सेलेक्ट करेगी, उनको शेड्यूल करेगी, कितने टाइम के लिए हमें यूजर को प्रोवाइड कराने हैं, रिसोर्सेज एलोकेट कराने हैं, कहां पर देने हैं रिसोर्सेज, कितने टाइम के लिए देने हैं, सेलेक्ट करेगी रिसोर्सेज को, कौन कौन से रिसोर्सेज देने हैं हमें, ये जितना भी काम होता है, ठीक है, ये कौन करता है, रिसोर्स प्रोविजनिंग में आता है, ठीक है।
ये यूजर को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अब इसके की स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला रिसोर्स एलोकेशन। पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सीपीयू हो सकता है, स्टोरेज हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, कि जो हमारे यूजर्स की डिमांड है या जो हमारे यूजर्स की डिमांड्स को पूरा करे। ठीक है, उन रिसोर्सेज को ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, किसको, यूजर्स को। अब आते हैं दूसरा, रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या करता है, सेटअप करता है सारे रिसोर्सेज को जिसकी जैसी नीड है, ठीक है ना, जैसा वर्कलोड है, जिसको जैसी नीड है उसके हिसाब से एलोकेट कराता है। अब आता है रिसोर्स स्केलिंग। ये है कि अगर मुझे रिसोर्सेज मिल गए, ठीक है, मैं उनका यूज भी कर रही हूँ, अब क्या हुआ, मुझे और रिसोर्सेज की जरूरत है, तो ये क्या कराता है, स्केलिंग, मतलब स्केल अप स्केल डाउन। अगर मुझे ज्यादा जरूरत है तो मुझे और ज्यादा रियल टाइम में और ज्यादा रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा देगा, और अगर मेरे पास ज्यादा हो रहे हैं रिसोर्सेज तो ये क्या करता है, रिमूव्ड भी कर देता है। रिसोर्स मॉनिटरिंग। अब ये क्या करता रहता है, हमारे कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है, ठीक है, कि हम कैसी परफॉर्मेंस है कि रिसोर्सेज सही से काम कर रहे हैं या फिर सही से काम नहीं कर पा रहे, ये सब जो ट्रैक करना होता है ये सब वो करता रहता है। अब इसके मेथड्स क्या होते हैं, देखो इसके मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। देखिए कि आप ना नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। आप क्या करोगे, इजीली मार्क करते रहोगे, ठीक है ना, तो आप इजीली जब मार्क कर लोगे अपने नोट्स पे तो आप एकदम 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 रिवाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैंने कोई इंपॉर्टेंट बताया, आप भूल गए कौन सा इंपॉर्टेंट था, तो आप अभी क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। अब ऑन डिमांड में क्या आता है कि जब मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, जब मैं उनको यूज कर लूंगी, जब मुझे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं रहेगी तो उनको मैं रिलीज कर दूंगी। ऑटो स्केलिंग में ये है कि जैसी मेरा वर्कलोड होगा, जितनी मेरी वर्कलोड है या फिर जितनी मेरी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज मुझे अलोकेट करते रहते हैं या फिर रिमूव्ड करते रहते हैं। स्टैटिक प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जैसे कि मुझे जितने रिसोर्सेज की जरूरत है मैं उतनी ही तैयारी पहले से रखूंगी, मतलब कि मैं सब लिख के रखूंगी मुझे किस किस रिसोर्सेज की जरूरत है, अब कितनी मुझे जरूरत पड़ सकती है, और उसी हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होंगे। फिक्स्ड नीड होती है मेरी। मैनुअल प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो मैन्युअली मुझे अलोकेट करा देते हैं रिसोर्सेज मेरे प्री डिफाइंड डिमांड पे, मतलब कि जो भी मेरी पहले से नीड है, जो मैंने उनको पहले से बताई हुई है, उसी हिसाब से मुझे मैन्युअली क्या मिल जाता है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग में यही है कि टूल्स होते हैं पहले से ऑटोमेटिकली वो रिसोर्सेज को मेरी डिमांड के अकॉर्डिंगली, मेरी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे एलोकेट करा देते हैं। डायनामिक प्रोविजनिंग क्या होता है कि डायनामिक प्रोविजनिंग ये है कि मैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली कभी भी अपनी नीड को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, फ्लैक्चुएट होता रहेगा, जैसा मेरा वर्क ज्यादा हुआ तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिल गए, कम हुआ तो कम रिसोर्सेज, मतलब कि चेंज हो सकता है, मे बी कैन चेंज। इवेंट ड्राइविंग ये है कि जब भी मुझे किसी इवेंट के लिए, ठीक है ना, या फिर मुझे एकदम से क्या हुआ, इंक्रीज, मतलब कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, मुझे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ गई, तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे एकदम ही। डिमांड ड्राइवन ये है कि जितनी मेरी यूजर की डिमांड होगी, जितना वर्कलोड होगा, उतनी ज्यादा मैं अपने हिसाब से यूजर्स को अपने क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ रिसोर्सेज का यूज। तो अगला टॉपिक है मेरा ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। मतलब कि क्लाउड के रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्किंग रिसोर्सेज, इन सब रिसोर्सेज को ग्लोबली क्या करना है, एक्सचेंज करना। मतलब कि प्रोसेस होता है जितने भी हमारे क्या है क्लाउड रिसोर्सेज हो उनको आपस में शेयर करना, एलोकेट कराना रिसोर्सेज को क्या, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, ठीक है, और जितने भी यूजर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना उनकी। की कंसेप्ट्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज क्लाउड रिसोर्सेज। अब इनके की कंसेप्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो फेडरेशन हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट हमारा, इसमें जितने भी हमारे डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होती हैं वो आपस में स्मूथली वर्क करती है। डेटा मोबिलिटी। अब डेटा मोबिलिटी में क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है उसको हम डिफरेंट क्लाउड्स में और रीजन्स में जो है ना मूव करा सकते हैं। उसकी एबिलिटी कि हम इजीली, कितने इजीली हमारे सारे डेटा को अलग अलग डिफरेंट क्लाउड्स पे या फिर अलग अलग रीजन पे क्या करा सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी। अब एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि जो डिफरेंट क्लाउड इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपस में एप्लीकेशन को किस तरीके से मूव कराते हैं। पोर्टेबिलिटी होता है ट्रांसफर करना अपने वर्कलोड को, अपने डेटा को अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी मतलब कि कॉस्ट कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितना हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी,
ठीक है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा देता है, मतलब कि आपस में हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये अलग अलग क्लाउड सर्विसेज को क्या कराता है, यूज कर सकते हैं हम, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्लाउड रिसोर्सेज को, सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगला है हाई अवेलेबिलिटी, मतलब कि ये है कि क्लाउड्स क्या है, आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या है, अब आपस में क्लाउड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा डाउन टाइम नहीं आएगा। स्केलेबिलिटी, अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली हम स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू। अब क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो इतने भी क्लाउड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जितनी जितनी हमारी एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, हमारा डेटा हो गया, हमारी सर्विसेज हो गई, जो भी हमें क्लाउड से मिल रही है, हम उन सबको क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि वो क्या करे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रन करे जो कि सेफ हो। ठीक है, तो क्लाउड सिक्योरिटी उसको सेफ बनाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें हम इंश्योर करते हैं कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर उसको यूज ना कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके हमारे क्लाउड रिसोर्सेज को। अब इसका सबसे पहले होता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन में क्या होता है, ये जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं कि कौन हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, और अगर एक्सेस कर सकता है तो वो कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्लायंस। अब कंप्लायंस क्या करता है, इंश्योर करता है कि जितनी भी हमारी क्या है कि क्लाउड का सिस्टम है वो क्या रहे, डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड कराए और प्रोटेक्ट करे, मतलब कि सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, डेटा को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसिडेंस रिस्पांस, इंसिडेंस रिस्पांस में क्या करता है, मैनेज करेगा जितने भी हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं या फिर जितने भी अटैक हो रहे हैं हमारे किसमें, क्लाउड इन्वॉल्व। नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। मॉनिटरिंग में ये क्या है कि ये क्या करता रहेगा कि डायरेक्टली देखता रहेगा, कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा हमारे क्लाउड। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में ये है कि ये क्या करता रहेगा, आइडेंटिफाई करता रहेगा जितने भी रिस्क आ रहे हैं हमारे क्लाउड अडॉप्शन में या फिर क्लाउड को यूज करने में, और उसको मैनेज करता रहेगा। क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब क्लाउड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, एक तो यही है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है हमारे डेटा को, सेंसिटिव डेटा को क्या ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। तो नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस, अनऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके हमारे डेटा को। ठीक है, आईएएम इश्यूज, मतलब कि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट करता है। ठीक है, डेटा लॉस ना हो। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप रीड कर लेना एक बार। और हमारे चैनल पे पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो जो भी हमारे पॉडकास्ट में आना चाहता है वो रजिस्टर कर सकता है, नीचे हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे रजिस्ट्रेशन की, तो आप हमारे उसमें आ सकते हैं पॉडकास्ट में और बता सकते हैं अपने कॉलेज के रिव्यू के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में और फीस के बारे में, जिससे कि काफी स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने वाले होंगे उनकी हेल्प हो जाएगी। वो आपका पॉडकास्ट ही देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, वो देखेंगे कॉलेज सही है नहीं है, जो भी उनके मतलब कि व्यूज होंगे कॉलेज को लेके, आपके जो व्यूज होंगे कॉलेज को लेके, वो आपस में मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, तो उनका काफी फायदा हो जाएगा। तो जो भी हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में आना चाहता है वो नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्टर कर सकता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी। मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सिक्योरिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड कराता है हमारा कौन, क्लाउड। मतलब कि हमें वर्चुअली एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको हम बिना इंस्टॉल करे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। तो इसी को सिक्योर करना, इसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी, ठीक है, कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर या फिर जो भी हमारी एप्लीकेशंस है वो जो है ना, कोई भी गलत हाथों में ना हो, मतलब कि उसको कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके, वो पूरा हमारा प्रोटेक्टेड रहे। अगर वो हमारा है, हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, हमारा काम है उसमें, तो कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अब इसके की एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले है डेटा एनक्रिप्शन। डेटा एनक्रिप्शन में ये है कि जो भी हम अपना डेटा आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रिवेंटेड रहेगा हम दोनों के बीच में, मतलब कि जो भी शेयरिंग कर रहे हैं डेटा की, या फिर जो डेटा मेरे पास है उसको मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता बिना परमिशन के, बिना पासवर्ड के, या जो भी मेरी चीज है जिससे भी मैंने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करा हुआ है। दूसरा आइडेंटिटी एंड द एक्सेस मैनेजमेंट। हम देखेंगे कि कौन मेरी एक्सेस, मतलब कि उसकी एक्सेस किस किस के पास है, किसको एक्सेस वो मिल सकती है, जिसको मिल सकती है वो कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म करा सकता है। मल्टी टेनेंट सिक्योरिटी। अब क्या होता है कि देखिए एक क्लाउड है, एक SaaS है, वो सर्विस बहुत सारे यूजर्स को प्रोवाइड कराना, मल्टीपल यूजर्स है, तो उनके बीच में डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका काम होता है। अब है मेरा कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या करता है, सारी जितनी भी पॉलिसीज होती है, मतलब कि डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है रेगुलेटली, बहुत सारे लीगली,
मतलब कि जितने भी लीगली स्टैंडर्ड्स है जो यूज होते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, वो सब यूज करता है। नेक्स्ट हमारा सिक्योर एपीआईज और इंसिडेंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन और नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। ये सेम पॉइंट्स है जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाए हैं, मतलब कि सब सेम ही पॉइंट्स है, आप लर्न कर सकते हैं उनको, अपने पास से लिख सकते हैं वो कुछ भी। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है सारी पॉलिसीज का, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स का, और कंट्रोल करता है किसका मैनेजमेंट? सिक्योरिटी रिस्क का मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी पॉलिसीज, ठीक है, सारा कंट्रोल, ये सब कुछ देखता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहले मैनेज करते हैं सारे रिस्क को जो मैंने ऊपर बताया आपको। दूसरा इंश्योर करता है कॉम्प्लियंस को, कॉम्प्लीमेंट्री आईटी स्ट्रेटेजीज, मतलब कि सिक्योरिटी हमें कैसे प्रोवाइड करानी है, क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। एजुकेट एम्प्लॉयज को बताते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल एक्सेस। हम क्या कर सकते हैं? परमिशन दे सकते हैं कि कौन हमारी सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा की एक्सपेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेस करेंगे और क्या करेंगे? फिर उसको मैनेज करेंगे रिस्क को, या फिर रिजॉल्व करेंगे उसको। कॉम्प्लियंस स्टैंडर्ड्स। कॉम्प्लियंस एंड स्टैंडर्ड्स में क्या होते हैं? हमारे रेगुलेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, लॉज होते हैं जो हेल्प करते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट। पॉलिसी डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं? क्रिएशन कर सकते हैं, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसीज, हम बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट में क्या होगा? इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द सिक्योरिटी ब्रीचेस और इंसिडेंट्स। हम क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स कर सकते हैं सारी सिक्योरिटीज को, उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी इंसिडेंट पहले भी हुए हैं उन सबको भी चेक कर सकते हैं। मॉनिटरिंग मतलब कि हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज हमने अप्लाई करी हुई है, जितनी भी सिक्योरिटी हमने लॉज लगाए हुए हैं, कुछ भी, उनको हम क्या करते रहेंगे? चेक करते रहेंगे बीच बीच में, सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डेटा को, दूसरा रिड्यूस करते हैं सारे रिस्क, ठीक है, मेंटेन करते हैं कॉम्प्लियंस को, इंप्रूव करते हैं इफिशियंसी को, और यूजर के, ठीक है, कस्टमर के बीच में और हमारे स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या बनाती है? ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी। अब वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी क्या होता है? वर्चुअल मशीन हमने कौन सी यूनिट में पढ़ी थी? हमने सेकंड यूनिट में पढ़ी थी, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या करती है? क्रिएट करती है वर्चुअल कॉपीज या फिर वर्चुअल इंस्टेंसेस, किसकी हेल्प से? हाइपरविजर की हेल्प से। तो जो वर्चुअल मशीन है उसको प्रोटेक्ट करना किससे? थ्रेट से या फिर अनऑथराइज्ड यूजर से, अटैक से, ठीक है, उन सबसे प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम होता है? हमारा वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी का। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है हाइपरविजर सिक्योरिटी। सबसे पहले तो हम किसको? हमारा जो वर्चुअल मशीन मैनेजर है, ठीक है, जो मेन चीज है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा वीएम आइसोलेशन। हम क्या करेंगे? वीएम को सेपरेट रखेंगे, उसको हम सेपरेट रखेंगे जिससे हम काफी उसको क्या कर सके? बचा सके किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। एक्सेस कंट्रोल हम देखेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि सिर्फ कुछ ही लोग क्या कर सकते हैं? वीएम को एक्सेस कर सकते हैं, हमारी वर्चुअल मशीन को कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं, कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। एनक्रिप्शन में क्या होता है? प्रोटेक्ट करेंगे अपने डेटा को, ठीक है, जितना भी मेरे वीएम में स्टोर है। पैच मैनेजमेंट भी ये है कि हम क्या करेंगे? रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे वीएम की सिक्योरिटी को। नेक्स्ट हमारा पैच मैनेजमेंट, हम अपडेट करते रहेंगे वीएम की सिक्योरिटी को टाइमली। मॉनिटरिंग मतलब कि हम ट्रैकल करते रहेंगे सारी एक्टिविटीज को, ठीक है, या फिर डिटेक्ट करते रहेंगे कोई मैलिशियस, ठीक है, मैलिशियस एक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई गलत एक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई बैकअप एंड रिकवरी। अब क्या होता है कि कोई भी फेलियर होता है तो इजीली हमारे पास बैकअप अवेलेबल होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला प्रोटेक्ट करता है अटैक से, दूसरा इंश्योर करता है डेटा प्राइवेसी को, तीसरा मीट्स कॉम्प्लियंस पूरी सिक्योरिटी रेगुलेशंस, आइसोलेशन एंड वर्कलोड एंड इम्प्रूव्स कंट्रोल। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स को भी जाके डाउनलोड कर लीजिए और इस पे मार्क कर लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट? मतलब कि ऐसी पॉलिसीज, ये फ्रेमवर्क होता है ऐसी पॉलिसीज का, टेक्नोलॉजीज का जो मैनेज करती है डिजिटल आइडेंटिटीज और कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। मतलब कि कौन कौन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, ये पूरा कंट्रोल करती है, ठीक है, मैनेज करती है। नेक्स्ट है ये क्या करता है हमारा, कि जो हमारा डेटा है उसको क्या रखता है? सिक्योर रखता है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है? इसके की कंपोनेंट है ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑफ द यूजर्स, ये वेरीफाई करता है कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, मतलब जो भी एक्सेस करना चाह रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑथराइजेशन।
ऑथराइजेशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है ये देखता है कि कौन एक्सेस करना चाह रहा है, उसी को ही एक्सेस मिलेगी जिसके पास ऑलरेडी क्या होगा, अथॉरिटी होगी उस डेटा को क्या करने की, एक्सेस करने की, या फिर उस सिस्टम को एक्सेस करने की। नेक्स्ट हमारा यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट पे क्या है कि हम देखते हैं कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, फिर मैनेज करते हैं यूजर की आइडेंटिटी या फिर उसका रोल। ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, हम वही करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं एक्टिविटीज, सिक्योरिटी सही है या फिर नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये मैनेज करता है कि कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर ही कर सकते हैं, अनऑथोराइज्ड यूजर नहीं कर सकते हैं डेटा को क्या एक्सेस, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेस फास्टर, ये प्रोसेस है जो एकदम से एक्सेस प्रोवाइड करा देती है। अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास एक्सेस है उस डेटा को एक्सेस करने की, तो वो आपको एकदम से ही एक्सेस प्रोवाइड करा देता है। ये देखता है कि जिनके पास एक्सेस है वो ही उस डेटा को यूज कर सके। अब क्या होता है, ये जो है ना मैनेज करता है सारे लीगल रिक्वायरमेंट जो भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होंगी, ठीक है। ये क्या करता है, इंप्रूव करता है ओवरऑल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द सिस्टम एंड रिड्यूसेस सिक्योरिटी रिस्क। नेक्स्ट हमारा क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ये लास्ट टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्या होते हैं, सारे रूल्स होते हैं। देखिए क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, सारे रूल्स गाइडलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी अपने डेटा को, अपने सिस्टम को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंश्योर करते हैं आपके जितने भी क्लाउड सर्विसेज है वो क्या रहेंगी, आपकी प्रोटेक्टेड रहेंगी और सिक्योर रहेंगी, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला ISO IEC 27001, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो क्या करता है, हम मैनेज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को, ठीक है, जितनी बार इंफॉर्मेशन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये क्या है, सारी गाइडलाइंस है जो इंप्रूव कराती है हमारी साइबर सिक्योरिटी किसी भी क्लाउड के अंदर। नेक्स्ट हमारा SOC 2, ये फोकस करती है सिक्योरिटी पे, अवेलेबिलिटी पे, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, सारी क्लाउड सर्विसेज की सिक्योरिटी को मैनेज करती है, उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट हमारी GDPR यूरोपियन रेगुलेशन है जो प्रोटेक्ट करती है पर्सनल डेटा और प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है क्लाउड्स को। नेक्स्ट हमारा PCI DSS, ये एक स्टैंडर्ड है जो यूज होता है किसको सिक्योर करने के लिए, पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी क्लाउड की पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से नोट्स डाउनलोड कर लेना। अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे, नोट्स को पढ़ लोगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नोट्स करने हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 को, जिसका नाम है क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट हडूप, ठीक है। तो पहले तो हमारी हिस्ट्री ऑफ हडूप है, ये आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपाची हडूप। तो हडूप क्या होता है, तो जो हडूप है वो हमें हमारा किसने डेवलप किया था, वो डेवलप किया था हमारा अपाचे ने। तो हडूप होता क्या है, जैसे कि आप सबको पता है इतनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, तो इतने सारे यूजर्स होते हैं, तो यूजर्स का इतना सारा डेटा भी होता है जिसको स्टोर करना, मैनेज करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसी को इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं हडूप का। तो हडूप क्या करता है, हडूप हमारा डेटा को स्टोर कराता है, बिग डेटा को स्टोर कराता है, प्रोसेस करता है, मैनेज करता है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, मतलब कि जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके कॉमन फ्रेमवर्क्स क्या हैं हडूप के, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए जो लार्ज डेटा सेट्स होते हैं ये उसको स्टोर करने का काम कराता है मल्टीपल नोड्स में, मतलब कि जो अलग अलग हमारे मल्टीपल नोड्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको भी बताया था, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिट नहीं यूज होती है इसमें, एक सेंट्रल यूनिट को अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए पूरे डेटा को क्या करना, स्टोर करना और मैनेज करना और प्रोसेस करना। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हडूप का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स में मल्टीपल नोड्स में वो टास्क को असाइन कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे कि इजीली फास्टर प्रोसेस हो सके। तो उसी में हम किसका यूज करते हैं, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो वो क्या करता है, स्टोर करता है लार्ज डेटा सेट्स को अलग अलग मल्टीपल नोड्स में, ठीक है। ये हाई फॉल्ट टॉलरेंस और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब कि अगर कोई फेलियर भी आ जाता है उसके बाद भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा
और ये क्या करता है, स्केलेबल होता है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस क्या करता है, ये प्रोसेसिंग, देखिए जो हमारा HDFS होता है ना, वो हेल्प करता है हमारा किस चीज में स्टोर करने के लिए, वो डेटा को स्टोर कराने के लिए यूज होता है। लेकिन जो बेटा हम जो लेकिन जो हमारा मैप रिड्यूस होता है वो हमारा यूज होता है प्रोसेसिंग बिग डेटा, ठीक है। अपाचे हाइव क्या होता है, ये एक एसक्यूएल लाइक टूल है जो कि एनालाइज करने में हेल्प करता है बिग डेटा को। ये नॉन प्रोग्रामर्स को भी बहुत इजी, मतलब जो हडूप के साथ नॉन प्रोग्रामर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी बना देता है सारी चीजों को। नेक्स्ट हमारा अपाचे पिग, ये एक स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि राइटिंग डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक, जो डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जो लॉजिक हमारा लिखा जाता है उसमें काफी हेल्प करता है। ये एक स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और ये सिंप्लीफाई कर देता है मैप रिड्यूस की प्रोग्रामिंग को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपाचे स्पार्क, ये क्या होता है, ये फास्टर होता है और ये बेटर स्पीड ऑफर कराता है हमें। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस क्या आते हैं हडूप में, ठीक है ना। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। देखिए अगर आपको इसकी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज हडूप में जो है ना, हमें एक्सपर्ट होना चाहिए जावा में या फिर मैप रिड्यूस में, जब भी हम हडूप को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ये तो एक चीज हो गई, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है, अगर आपको जावा आती है या फिर आप मैप रिड्यूस में एक्सपर्ट है तो ही आप इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लो प्रोसेसिंग, जैसे कि हमें पता ही है कि रियल टाइम डेटा होता है, तो देख एक बात समझिए खुद से कि बिग डेटा है, हमने अभी बात करी कि बिग डेटा होता है, बिग डेटा होता है, बिग डेटा होता है। तो जब बिग डेटा है हमारा तो उसको प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है, तो कभी कभी स्लो प्रोसेसिंग भी उसकी हो जाता है, क्योंकि हम डील कर रहे होते हैं रियल डेटा से, रियल टाइम डेटा से। नेक्स्ट हमारे स्मॉल फाइल प्रॉब्लम, इसमें ये होता है कि कभी कभी स्ट्रगल हो सकता है, मतलब कि हैंडल करना काफी मुश्किल हो सकता है अगर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फाइल्स है। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी गैप्स, देखो इसमें क्या होता है कि जो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं इसमें वो बहुत कम होते हैं, मतलब कि इनबिल्ट सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट में यही कि कभी कभी क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम फेस करता है रिसोर्स एलोकेशन में, मतलब कि जब ये रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा है यूजर को या फिर एलोकेट करा रहा है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स को, ठीक है, अलग अलग नोड्स को या फिर यूजर्स को, तो उसमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहला सिंप्लीफाइड टूल, ठीक है, ये हमें क्या करता है, बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं हाइव को, ठीक है, पिग को, इजियर डेटा क्वारिंग में, मतलब कि एनालाइज करने में डेटा को हम बहुत सारे क्या कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं हडूप के। नेक्स्ट हमारा इन मेमोरी प्रोसेसिंग, ठीक है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग में हम क्या यूज करते हैं, कि हम क्या यूज करते हैं, अपाचे स्पार्क यूज करते हैं बेटर परफॉर्मेंस से या फिर फास्टर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज स्टोरेज में हम क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं छोटे छोटी फाइल्स को, ठीक है, और हम क्या करते हैं जिससे कि हमें क्या मिल सके, हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एच बेस है जो कि किस लिए यूज होता है, स्मॉल फाइल्स को कंबाइन कर सकता है जिससे कि बेटर स्टोरेज मैनेज हो सके, मतलब कि हमारी जो स्टोरेज मैनेजमेंट है उसमें भी काफी तरीके से हेल्प करता है अगर हम छोटे छोटे फाइल्स को कंबाइन करके स्टोर कर सके, किस टूल का यूज करके, एच बेस का यूज करके। नेक्स्ट हमारा अनहांस्ड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को भी यही है कि सिक्योरिटी को काफी एनहांस करता है, सिक्योरिटी का काफी ध्यान भी रखता है। इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन, अगर हम यान का यूज करें, मतलब कि येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, बेटर तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं हडूप के। हडूप के तीन मेन क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है HDFS, मतलब कि हडूप फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हमने सॉरी मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया, सबसे पहला है हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा भी था। उसके बाद हमारा आता है मैप रिड्यूस, ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। फिर आता हमारा यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, जो कि क्या करता है, मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को, और दूसरी चीज ये क्या करता है, ये एलोकेट कराता है, ठीक है, टास्क को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बीच में। और हमारा अगला टॉपिक होने वाला है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो हमने पहले भी एक बार पढ़ा है, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये एक स्टोरेज सिस्टम होता है, मतलब कि देखिए इसके तीन कंपोनेंट हमने पढ़े थे। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा था, HDFS, ये क्या काम करता है, कि स्टोरिंग का काम करता है, डेटा को स्टोर कराने का, ठीक है। जितना भी हमारा डेटा स्टोर होता है, मैनेज होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो कौन कराता है, हमारा HDFS, ठीक है।
हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब ये हम यूज क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज हमने इतनी बार बताया, ये हैंडल करता है बिग डेटा को इजीली। दूसरा डाटा रिलायबिलिटी, और फिर लास्ट हमारा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ बहुत अच्छे से काम करता है और प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा फास्ट बनाता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। HDFS की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहली चीज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, क्योंकि स्टोर करता है डेटा को, ठीक है, मल्टीपल मशीन्स पर। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक लार्ज डेटा को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको असाइन कर देते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, डिफरेंट सिस्टम्स पर। तो ये इजीली क्या करता है, स्टोर कराता है डेटा को मल्टीपल सिस्टम्स पर। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई भी फेलियर आता है उसके बाद भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। हाई स्केलेबिलिटी, ये हैंडल करता है इजीली जितने भी हमारे डेटा ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है एप्लीकेशंस होती है उसमें रोज नए यूजर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो उनको इजीली हैंडल करता है, उनके डेटा को इजीली हैंडल करता है जितना भी हमारा डेटा ग्रो होता चला जा रहा है स्केलेबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, मतलब कि रीडिंग लार्ज डेटा सेट्स, ये इजीली रीड कर लेता है लार्ज डेटा सेट्स को, उनके साथ काम कर रहा है तो वो इजीली मैनेज कर लेता है। कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसलिए बोलती हूँ आपको नोट्स डाउनलोड करने की इसलिए जरूरत है कि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप एकदम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे नोट्स पर, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको क्या करना, रीड करना फिर से। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस है क्या, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, मतलब कि सिंपल सी बात है। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था HDFS, मतलब कि हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो वो क्या करता है, वो हमारे डेटा को स्टोर कराता है। तो डेटा को प्रोसेस कौन कराता है, डेटा को प्रोसेस कराता है मैप रिड्यूस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें इनपुट मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट मिलती है, ठीक है ना, उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रोसेस करना, ठीक है। इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मैप, शफल, रिड्यूस। इन तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, डेटा को अच्छे से प्रोसेस करते हैं और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, फाइनल रिजल्ट जनरेट कराते हैं। तो ये एक क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हडूप में यूज होता है, क्या करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए और जनरेट करने के लिए। किसके अंदर, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, ठीक है ना, क्या करते हैं हम अलग अलग सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सिंगल सिंगल हमें रिजल्ट देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उन सिंगल सिंगल रिजल्ट को कंबाइन करके एक फाइनलाइज्ड रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। तो इसके फेजेस पढ़ते हैं। फेजेस क्या थे, इसके तीन कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, सबसे पहला मैप, शफल, रिड्यूस, और इनको हम डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे पहला पैरेलल प्रोसेसिंग। मैंने आपको बताया कि एक बिग डेटा है, डेटा को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, सॉरी कंबाइन नहीं कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्प्लिट कर रहे हैं हम जब उनको अलग अलग पार्ट्स में हम, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनमें चेक कर रहे हैं कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन सी कीज हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेस अलग अलग सिस्टम्स पर एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। फिर आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस वो ये कि अगर कोई भी टास्क फेल्ड हो जाता है उसके बाद भी हम दोबारा उसको कर सकते हैं, कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा। फिर स्केलेबल, डेटा लोकलाइजेशन एंड सिंपल प्रोग्रामिंग। अब हम पढ़ते हैं हाउ मैप रिड्यूस वर्क्स। मैप रिड्यूस वर्क कैसे करता है। अब हमने क्या लिया है, यहाँ हमने एक इनपुट लिया है, ठीक है ना, हम साथ में एक बार देखते हैं इनपुट क्या मिला है हमें, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे हम कैसे अप्लाई करते हैं मैप रिड्यूस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट में हमें क्या मिला है। सबसे पहले देखिए हमें ये मिला है इनपुट, ठीक है, इनपुट में हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है। अब उस डॉक्यूमेंट में या फिर डेटा में क्या है, हमें दिया हुआ है डियर, बैर, रिवर, कार, कार, रिवर, डियर, कार, बैर, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब क्या है, मैं इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, डियर, बैर, रिवर, इसको मैंने अलग बना दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। फिर कार, कार, रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर देंगे डियर, कार, बैर। हमने इसको तीन पार्ट में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग मतलब कि अलग अलग सिस्टम पर इसको मैप कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए पेस्ट कर दिया हमने। डियर, बैर, रिवर, कार, कार, रिवर और डियर, कार, बैर, ठीक है ना। हमने इनको क्या लिख लिया, अलग अलग करके लिख लिया, मतलब हमने मैपिंग कर दी। उसके बाद अब ध्यान से देखिए शफलिंग में क्या होगा।
शफल में हम क्या करेंगे, शफल में हम वो देखेंगे जो सेम कॉमन है, कॉमन कीवर्ड्स जो है, मतलब जो कॉमन कीवर्ड्स है उनको हम एक कंप्यूटर को असाइन करेंगे, ठीक है ना, एक जगह कर लेंगे, हम एक जगह ग्रुप कर लेंगे, ये समझ लीजिए, बस सिंपल है, हमने पहले पेस्ट कर दिया, अब जो सेम सेम है हम उनको ग्रुप कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए बैर कितने थे, एक बैर हमारे पास ये रहा और एक हमारे पास बैर ये रहा, तो हमने क्या करा, इसको एक जगह ग्रुप कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एक कार मेरी ये रही, ये रहा, एक कार ये रहा, ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डियर, अब हम डियर में देखेंगे एक डियर यहाँ है, एक डियर यहाँ पे है। उसके बाद हम रिवर देखेंगे, ये रहे मेरे दो रिवर, हम इसको साथ में लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए मेरे बैर कितने थे, 2, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, रिड्यूसिंग, मैं रिड्यूस कर रही हूँ, मतलब कि अलग अलग जो थे, मैंने जो ग्रुप बनाया था, जैसे कि मैंने 4 का बनाया था या फिर मैंने यहाँ पे 2 का बनाया था, वो उन्हें एक साथ लिख दूंगी। तो बैर कितने थे मेरे 2, कार कितनी थी मेरी 3, डियर कितने थे मेरे 2 और रिवर कितनी थी मेरी 2। अब मैं उसको क्या कर दूंगी, मैंने रिड्यूस कर दिया, अलग अलग सिस्टम पे आगे रिड्यूस होके, अब हम उसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कंबाइन करने के बाद फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये है हमारा मैप रिड्यूस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, सिंपल सी एक ओपन सोर्स है। पहली बात तो ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी यूज कर सकता है। दूसरी चीज है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइज्ड क्या होता है, मतलब कि कोई फिजिकल नहीं है, फिजिकल इंस्टेंस, फिजिकल मशीन का, फिजिकल सिस्टम का इंस्टेंस है ये, ठीक है ना। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो किसने डेवलप किया था, ओरेकल ने। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर होता है, आपको कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको सॉफ्टवेयर, ये एक वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर होता है जो आपको ओरेकल ने प्रोवाइड कराया था, डेवलप किया था। दूसरी चीज ये किस लिए हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि हम एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल या फिर डिफरेंट क्या यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करा सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल बॉक्स को। ये अलाउ करता है रन करना मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, ठीक है ना। साथ में अलग अलग फिजिकल मशीन्स पे हम क्या रन करा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। अब इसके हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है होस्ट मशीन। होस्ट मशीन क्या है, फिजिकल मशीन है जिसपे हमारा वर्चुअल बॉक्स क्या हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ है। दूसरी चीज हमारा गेस्ट मशीन। गेस्ट मशीन मतलब कि जिसपे वर्चुअल मशीन जिसपे हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा वर्चुअल डेस्क। वर्चुअल डिस्क हमारी क्या होती है कि स्टोरेज एलोकेटेड फॉर ईच वीएम, मतलब कि जो स्टोरेज चाहिए हमारी हर एक वर्चुअल मशीन के लिए। फिर है हमारा वर्चुअल बॉक्स मैनेजर जो मैनेज करता है वीएम को, ठीक है। और शेयर्ड फोल्डर्स, शेयर्ड फोल्डर मतलब कि जो होस्ट के बीच में और वर्चुअल मशीन के बीच में फाइल शेयर होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा गूगल ऐप इंजन। तो गूगल ऐप इंजन क्या है, एक PaaS है, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जो हमें कौन ऑफर करता है, गूगल क्लाउड ऑफर करता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो डेवलपर्स होते हैं वो बिल्ड कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को रन करा सकते हैं गूगल के प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, बिना किसी हार्डवेयर को या फिर सर्वर को मैनेज करे हुए, ठीक है। ये भी वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से ही हमारा होता है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, फुली मैनेज इन्वायरमेंट, ठीक है ना, मतलब कि हमें गूगल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, गूगल हमें क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, तो गूगल ही क्या करती है, उसको मैनेज करती है। फुली मैनेज गूगल का होता है, हमें कोई जरूरत नहीं है मैनेज करने की, ना टेंशन लेने की, ठीक है। ऑटोमेटिक स्केलिंग, जितना मेरा वर्कलोड होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाती है, स्केल अप एंड स्केल डाउन। सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये इजीली सपोर्ट करता है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे C++ हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड विद गूगल क्लाउड सर्विसेज, मतलब हमें गूगल की जितनी भी क्लाउड सर्विसेज होती है वो सारी अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। फिर पे एज यू गो प्राइसिंग, मतलब कि जितना हम यूज करेंगे उतने के लिए हम पे करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ओपन स्टैक। अब ओपन स्टैक क्या होता है, ठीक है, ये भी एक क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मतलब कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, ये बिल्डिंग एंड मैनेजिंग प्राइवेट एंड द पब्लिक क्लाउड्स, मतलब कि हम पब्लिक और प्राइवेट हाइब्रिड अलग अलग क्लाउड्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमारा यूज होता है ओपन स्टैक। इट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कंप्यूट करने के लिए, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक तो हमारा सबसे पहले होता है नोवा।
ठीक है। नोवा किस लिए यूज होता है? कंप्यूट करने के लिए, मतलब कि ये मैनेज करता है वर्चुअल मशीन्स को और कंप्यूटिंग पावर को। ठीक है। दूसरा हमारा स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या करता है? हमारा स्विफ्ट करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, मतलब ये स्टोर करता है और रिट्रीव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे क्या करता है? वर्क करता है, उसको मैनेज करता है, रिट्रीव करता है और स्टोर करता है। अब हम पढ़ेंगे सिंडर। सिंडर किसी यूज होता है? ब्लॉक स्टोरेज, मतलब कि क्या करता है? ये स्टोरेज प्रोवाइड कराता है किसको? वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है ना, बिल्कुल कैसा होता है? ये हार्ड ड्राइव जैसा होता है और ये किससे अटैच होता है? सर्वर से। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या हेल्प करता है? ये हैंडल्स करता है हमारी नेटवर्किंग फॉर वर्चुअल मशीन्स। हॉरिजन। हॉरिजन क्या करता है? वेब बेस्ड इंटरफेस होता है जो मैनेज करता है किसको? ओपन स्टैक के सारे रिसोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है क्लाउड फेडरेशन। ठीक है, तो क्लाउड फेडरेशन क्या होता है? ये इंटरकनेक्शन होता है किसके बीच में? मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट्स के बीच में। ठीक है ना, मतलब कि मल्टीपल क्लाउड क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि क्लाउड हमारा कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, हाइब्रिड होता है, कम्युनिटी होता है। ये सब क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं? आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो ये जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, ठीक है, ये किसकी हेल्प से होता है? क्लाउड फेडरेशन की हेल्प से होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या कर सकती है? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है वर्कलोड को, डेटा को शेयर कर सकती है, रिसोर्सेज को मूव करा सकती है बिटवीन डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ठीक है ना, या हाइब्रिड हो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन इन क्लाउड। ठीक है, फेडरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहला मैं ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड में क्या होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रही हैं, जैसे कि कोई पब्लिक को यूज कर रहा है, कोई प्राइवेट को यूज कर रहा है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? उनके बीच में एक ट्रस्ट होता है इसमें। ठीक है ना, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज है कोई भी, ठीक है ना, विद प्राइवेट क्लाउड ट्रस्ट ईच अदर टू शेयर रिसोर्सेज। अब क्या हो सकता है? देखिए कि जैसे दो कंपनीज है, वो दोनों क्या करेंगे? प्राइवेट क्लाउड से उनके पास, तो वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रही है। क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में आपस में ट्रस्ट है, इसलिए वो इजिली शेयर कर पा रहे हैं। जैसे कि हम दो दोस्त हैं, हमारे हम कोई भी दो दोस्त है, कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स है, वो आपस में इजीली बात शेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रस्ट है कि ये बात कहीं और नहीं जाएगी, हम दोनों के बीच में रहेगी। तो इसीलिए वो क्या हो गया? हमारा एक ट्रस्टिंग हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारा ट्रस्टेड फेडरेशन हो गया। फिर आता हमारा वेरीफाइड फेडरेशन। वेरीफाइड फेडरेशन में क्या होता है कि उनमें क्या होता है? जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक वेरिफिकेशन करते हैं आपस में। मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए? आईडी पहले वेरीफाई होगी, उसके बाद में वो आपस में रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो पहले वेरिफिकेशन जरूरी होता है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ हाइब्रिड क्लाउड वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स आर लिंक्ड। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। तो अब ये दोनों आपस में लिंक्ड है किसी हाइब्रिड क्लाउड में, तो उनके बीच में जो रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं वो एक कॉमन सिक्योरिटी, ठीक है ना, मतलब कि जो हाइब्रिड है वो दोनों की सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है, दोनों को देख रहा है। मतलब कि कोई एक थर्ड पार्टी है जो दोनों का ध्यान रख रही है, जिन्होंने उन दोनों को आपस में वेरीफाई कराया है, जान पहचान कराई है। फिर हम आ जाते हैं परमिसिव फेडरेशन। परमिसिव फेडरेशन में क्या होता है? इसमें भी रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो फ्रीली होते हैं, फ्रीली शेयर होते हैं रिसोर्सेज, लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है और रेस्ट्रिक्शन भी बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, ये लेस सिक्योर होता है उन दोनों से कंपेयर किया जाए तो। और इसमें इजीली आप क्या कर सकते हो? रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल a company allow multiple cloud to access its resources with simple access controls। मतलब कि कोई भी एक कंपनी है जो क्या करती है? मल्टीपल क्लाउड्स को क्या करने देती है? एक्सेस करने देती है उसके रिसोर्सेज को। एनक्रिप्टेड फेडरेशन, ये क्या होता है? एनक्रिप्टेड फेडरेशन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। मतलब कि जैसे किसी ने क्लाउड्स ने आपस में क्या करा? अपने डेटा को शेयर किया और डेटा को शेयर कर लिया आपस में, और वो हाथों हाथ क्या हो गए? एनक्रिप्टेड हो गए। मतलब कि बिल्कुल सिक्योरिटी है, कहीं तक कोई बात नहीं जाने वाली है, वो उनके ही बीच में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट आर वेब सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्विसेज क्या होती है? वेब सर्विसेज एक वे होती है एप्लीकेशंस के लिए जो आपस में वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकती है ओवर इंटरनेट। मतलब कि अलग अलग एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं किसकी हेल्प से? हमारी वेब सर्विसेज की हेल्प से। और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है? कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसका नाम है HTTP। ये आपस में क्या कर सकते हैं? डिफरेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करा सकते हैं।
तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहला इसमें रेस्टफुल वेब सर्विसेज और सेकंड हमारा SOAP वेब सर्विसेज, ठीक है। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसमें सिंपल URLs या फिर HTTP मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो इजीली एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में होता है, जेसन में और XML में, ठीक है। इजी टू यूज होता है और फास्टर टू इट्स सिंप्लिसिटी, ये फास्टर होता है इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें XML बेस्ड मैसेज फॉर कम्युनिकेशन यूज करते हैं। इसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है ना, और सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। ये सिंपल टास्क के लिए इतना अच्छा नहीं होता है जितना कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए होता है। अब इनके बीच में पढ़ेंगे हम कंपैरिजन बिटवीन वेब सर्विसेज एंड APIs, ठीक है। वेब सर्विसेज क्या होता है, ये एक मीडियम होती है किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में, दो एप्लीकेशंस के बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन कराने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है या फिर टूल्स होते हैं जो यूज होते हैं बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है। इसका स्कोप क्या होता है, ये डिजाइन, वेब सर्विसेज आर सबसेट ऑफ APIs डिजाइन टू ऑपरेट ओवर द वेब, ठीक है। ये APIs जो वेब बेस्ड होते हैं हमारे, लोकल एंड नॉट नेसेसरी वेब ओरिएंटेड। आप इसकी कम्युनिकेशन, ये कौन कौन से कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, REST का यूज करती है, SOAP का यूज करती है, HTTP का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। और मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ क्वेश्चन सब नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं। 100% पेपर आपका इन्हीं नोट्स में से आएगा, आपको और कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना। मुझे कमेंट में आके जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे चैनल पे पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो अगर आपको हमारे पॉडकास्ट में आना है तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके रजिस्टर कीजिए और देखते हैं सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट में कौन आता है। थैंक यू, बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।